वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। महत्वपूर्ण समितियां और आयोगों का हम अध्ययन करने वाले हैं और अध्ययन का नाम सुन के घबराइएगा नहीं कि हम लोग बहुत डिटेल में जाने वाले हैं, डिस्क्रिप्शन बहुत लंबा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हम टू द पॉइंट बात करेंगे। टेबुलर फॉर्म में सारी चीज़ें हैं, जैसे लिस्टिंग आप देखते हैं हमारी, बिल्कुल वैसे ही। ये समझ लीजिए कि ये सारी कमेटी जितनी है ना, जितने कमीशन है, उनकी लिस्टिंग है, कंप्लीट लिस्टिंग हिंदी माध्यम में है और बिल्कुल ऐसी ही अंग्रेजी माध्यम में भी आपको मिलेगी, अतिशीघ्र मिलेगी। उसके लिए तनिक भी परेशान न होइएगा, ठीक। तो आगे चलते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, एक थोड़ा सा समय देके आप बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठी करेंगे। और अगर आप ये चाहते हैं कि जितनी लंबी चौड़ी यहाँ लेक्चरबाजी होती रहती है तो वो सारी PDF आपके पास रहे, वो डाटा आप PDF के रूप में अपने पास डाउनलोड करके रख सकें और उसे अपने रिवीजन के लिए, अपनी तैयारी के लिए इस्तेमाल कर सकें, तो आप हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे जो पेड ग्रुप है वो वन स्टॉप डेस्टिनेशन की तरह से होते हैं। मतलब यहाँ पर आपको अन्यत्र कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। अगर आप यहाँ आ गए हैं तो आपको सारा अध्ययन का सामान दे दिया जाएगा, सामग्री दे दी जाएगी। उसके बाद पूरा मार्गदर्शन मिलेगा, आपके सारे डाउट A to Z क्लियर किए जाएंगे। मतलब आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, भ्रमित नहीं होना है। तो अगर इच्छा है जुड़ने की तो आप यहाँ नंबर दिए हैं, संपर्क कर लीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। और वीडियो देखते हैं तो लाइक और शेयर भी कर दिया करिए, ये भी आपका कर्तव्य है। शेयर अगर आप इस डर से नहीं करते हैं कि आपका कंप्यूटर फ़ायदा उठा लेगा, तो ये यकीन मानिए कि अगर उसे फ़ायदा उठाना होगा तो आप नहीं भी शेयर करेंगे तो भी उठाएगा। तो इस डर से आप शेयर करने से चूकिए नहीं, ठीक है। दूसरों को भी दिखाइए और लाइक कर दिया करिए अगर पसंद आता है तो। चलिए देखते हैं। और हाँ, परीक्षा दूर चली गई है, थोड़ा अभी डेटों की अनिश्चितता दिखाई दे रही है। पता नहीं आप वीडियो कब देख रहे हैं, लेकिन जब रिकॉर्ड किया जा रहा है उस आधार पर कहा जा रहा है। तो इसमें ये नहीं करना है कि पढ़ाई लिखाई बंद करके हम एकदम ठंडे हो जाएं। जब डेट घोषित होगी, टाइम टेबल आएगा तब पढ़ेंगे। ये जो सिविल सेवा परीक्षाएं हैं ना, ये सतत प्रक्रिया है। इसमें आप जब कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहेंगे तभी सिलेक्शन होगा। ये डेट देखकर और कब पोस्टपोन हो रहा है, कब प्रीफोन हो रहा है, वो देखकर नहीं पढ़ना चाहिए। तो आप अपनी तैयारी एकदम सतत तरीके से करिए, रोज़ अपना समय निकालिए, 6 से 8 घंटे पढ़ते रहिए। वो परीक्षा की जब तिथि घोषित होगी, जब होगी वो हो जाएगी। कमीशन को जब करवाना होगा वो उसका काम है, आप अपना काम करिए। तो देखिए इसे, यहाँ समिति का नाम दिया है, कमेटी का नाम, जैसा आपको बताया था ना टेबुलर फॉर्म में। स्थापना वर्ष दिया है, रिपोर्ट कब पेश करती है वो दिया हुआ है, और साथ में उसकी रिकमेंडेशन वगैरह, मतलब उसके बारे में जो तथ्य आपको अतिरिक्त जानना चाहिए वो दे रखा है। तो सबसे पहली कमेटी आप देख रहे हैं PK मोहंती। PK मोहंती समिति नाम से यहाँ अध्यक्ष का नाम आपको स्पष्ट हो जा रहा है। मोहंती साहब इसके अध्यक्ष थे। इसकी स्थापना हुई थी जून 2020 में। इसने रिपोर्ट बहुत जल्दी पेश कर दी थी। 30 सितंबर 2020 को ये अपनी रिपोर्ट, अपनी रिकमेंडेशन सरकार के सामने प्रस्तुत कर देती। तो अब प्रश्न ये उठता है कि इसका क्षेत्र क्या था, कौन से क्षेत्र से ये संबंधित थी। और यहीं पर क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है कि इस समिति का संबंध इस क्षेत्र से है, बताइए सही है गलत, या लिस्ट मैचिंग के लिए आ जाता है। तो आप ध्यान से देखिएगा, भारत में जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं उनके स्वामित्व और नियंत्रण से संबंधित इसका मामला था। उसमें भी जो लाइसेंसिंग की गाइडलाइन थी उससे जुड़ा हुआ इसका रिसर्च का एरिया था, सर्वे का एरिया था। और उसमें जितने भी मानदंड थे, पहले से निर्धारित किए गए मानदंड थे लाइसेंसिंग के लिए, उनकी ये पड़ताल करेगी और उसके बाद अपनी जो रिकमेंडेशन है, अपने जो सुझाव हैं वो सरकार के सामने पेश करेगी, जो कि इसने किया। तो ये इसका क्षेत्र है। ये PK मोहंती कमेटी को आप देख चुके हैं। इसके ठीक नीचे है अरुण गोयल समिति। इसमें भी अध्यक्ष का नाम एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको दिखाई दे रहा है। तो 2020 में इसका गठन हुआ था। रिपोर्ट कब पेश की उसको जाने दीजिए, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये नहीं पूछा जाता है कि रिपोर्ट कब पेश करती है। हाँ, ये कभी कभी स्टेटमेंट जब बना के प्रश्न आता है ना, मतलब एक समिति पर आपको पूरा एक प्रश्न फ्रेम करके दे दिया कि इस समिति के संबंध में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो उसमें हो सकता है कि एक आध स्टेटमेंट ऐसा दे दे कि इस तारीख को ये अपनी रिपोर्ट पेश की। अदरवाइज ये अगर एक सिंगल क्वेश्चन बनेगा तो उसमें ये नहीं दिया जाएगा कि रिपोर्ट पेश करने की तारीख बताइए। गठन का वर्ष आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ अगली जो महत्वपूर्ण सूचना है वो ये है कि भारत के पूंजीगत क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, जो पूंजीगत क्षेत्र है भारत का, उसको और बेहतर बनाने के लिए करीब $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के विनिर्माण क्षेत्र को प्राप्त, ये लक्ष्य है। प्राप्त किया नहीं किया वो अलग बात है, लक्ष्य था। तो प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय लक्ष्य जो बनाया गया है, राष्ट्रीय आर्थिक लक्ष्य जो बनाया गया है, उसकी दिशा में हम कैसे बेहतर काम कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हम अच्छी कर सकते हैं ताकि हम इस टारगेट को जल्दी अचीव कर सकें। तो इसके संबंध में ये सर्वे करेगी और सुझाव देगी, जो कि इसने दिया। तो ये कमेटी है अरुण गोयल समिति। इसके बाद अगली समिति जो है ना, ये अध्यक्ष के नाम से नहीं है, और अध्यक्ष के नाम से नहीं है जब चेयरमैन का नाम नहीं दिया है, तो वो साथ में आपको अतिरिक्त दे रखा है कि आप जानते रहिए कि इस वाली कमेटी के चेयरमैन या
चेयरमैन मतलब चेयर महोदया जो हैं वो ये है, ठीक है। तो यहाँ देखें, मार्केट डेटा एडवाइजरी कमेटी, ये एमडेक भी कहलाती है, एमडीएसी आप कह सकते हैं। फिलहाल इसकी अध्यक्षता माधवी पुरी बुच ने की थी। माधवी पुरी के नाम से भी आप याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। और 2020 की ये भी कमेटी है, सब एक ही वर्ष की बनी हुई है। प्रतिभूति बाजार से सीधा इसका संबंध है। प्रतिभूति बाजार डेटा वाला जो मामला था उससे इसका संबंध है। अगर आप इतना भी याद रख पाए तो भी आपका काम बन जाएगा, मतलब कम से कम प्रीलिम्स में तो बन ही जाएगा। और डेटा तक पहुंच के लिए जितनी भी नीतियां अच्छी होनी चाहिए उनकी सिफारिश करना, डेटा को कैसे गोपनीय रखा जाए, भरोसेमंद बनाकर रखा जाए, क्योंकि डाटा बहुत महत्वपूर्ण होता है। वैसे तो आज की डिजिटल दुनिया में डेटा का बहुत महत्व है, हर एरिया में, हर जगह जो है वो वर्चुअल डेटा ही तो बिखरा हुआ है, उसी के आधार पर सूचनाओं का लेन देन होता है। तो ऐसे में इसकी गोपनीयता, इसको भरोसेमंद बनाकर रखना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि सूचनाएं लीक भी बहुत ज़्यादा होती हैं। और अगर वो प्रतिभूति बाजार से जुड़ा हुआ मामला है तो ये और संवेदनशील हो जाता है। तो उसी के संबंध में सर्वे करने के लिए, समीक्षा करने के उद्देश्य से बनी थी मार्केट डेटा एडवाइजरी कमेटी। इसका उद्देश्य था एडवाइस देना, पहले तो सर्वे करेगी, जानेगी कि क्या कमियां हैं और उस पर सुझाव देगी। इसके बाद कारपोरेट मामलों के सचिव राजेश वर्मा की अध्यक्षता में, राजेश वर्मा जी जो हैं इनकी अध्यक्षता में कंपनी कानून समिति बनती है। और ये जो CLC नाम की कमेटी है ये असल में 18 सितंबर 2019 को बनी थी, लेकिन ये रिपोर्ट अपनी बहुत जल्दी पेश कर दी थी, 14 नवंबर 2019 में, ठीक है। 18 सितंबर को बनी और 14 नवंबर को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। 2019 में ये कमेटी जो है ना, ये कंपनी अधिनियम जो 2013 वाला है, पीछे वाला कंपनी अधिनियम 2013 और एक और अधिनियम का यहाँ संदर्भ लिया गया है, ये देयता भागीदारी अधिनियम है। देयता भागीदारी अधिनियम है, 2008 का है और पीछे वाला। और इससे संबंधित छोटे मोटे न जाने कितने ही प्रावधान हैं, तो उन सभी के कार्यान्वयन से संबंधित पूरी पड़ताल ये करेगी, क्योंकि ये पुराने हैं। चूँकि कंपनी एक्ट जो है वो आज का नहीं है, 2013 का है, काफ़ी समय बीत चुका है। तो समय समय पर ऐसे अधिनियमों की समीक्षा की जाती है और उसी के उद्देश्य से इसे बनाया गया था कि ये जो पुराने वाले एक्ट हैं इसमें क्या कुछ फेरबदल करने की आवश्यकता है, इसमें कुछ खामियां हैं तो उसको दुरुस्त किया जाए। तो इसी के संबंध में एडवाइस देने के उद्देश्य से और सरकार से जो अच्छी रिकमेंडेशन है उनको करने के उद्देश्य से ये बनी थी। तो इसमें कुछ रिकमेंडेशन की जो कि जाननी ज़रूरी है, जैसे कंपनी कानून समिति की सिफारिश, मतलब इस कमेटी के द्वारा ये सिफारिश की गई थी कि जो LLP अधिनियम है उसके तहत 12 अपराधों को अपराध श्रेणी से मुक्त किया जाए, मतलब इन्हें अपराध की कैटेगरी से बाहर कर दिया जाए। और जो फर्म है, देयता भागीदारी से जुड़े हुए फर्म है, उनके लिए व्यापार करने में आसानी हो, इस उद्देश्य से धन जुटाने के लिए NCD जारी करने की परमिशन दी जाए, ताकि उन्हें आसानी हो जाए, वो आसानी से व्यापार कर सके, इससे देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, सीधी बात है। तो ये अच्छे सुझाव थे। इसके बाद देखें, समय पर फाइलिंग से संबंधित कई अपराध, जिसमें कि LLP की साझेदारी की स्थिति में बदलाव पर ये जो पूरा कवरेज था ये इस रिपोर्ट में शामिल है। और इनका संबंध धोखाधड़ी से नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी पीछे कहा गया ना कि इतने अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया जाए, तो गैर अपराधीकरण के लिए उन्हीं मामलों को अनुशंसित किया जाएगा, उन्हीं की रिकमेंडेशन दी जाएगी जो कि धोखेबाजी से न जुड़े हों, क्योंकि धोखा अगर करेगा तब तो अपराध होगा ही। तो धोखेबाजी वाला मामला नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अगर कोई होता है तो उस पर विचार किया जाएगा कि उसे हम अपराध की कैटेगरी से बाहर कर दें। ये सब व्यापार को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से किया गया है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा अगर हम सख्त कानून बना देंगे तो उससे भी समस्याएं होंगी। इसके बाद है साइबर सिक्योरिटी पर भारत के मुख्य समन्वयक राजेश पंत जी की समिति। तो इसका नाम ही है राजेश पंत समिति, और इसमें सारा चीज़ तो यही दिखाई दे जा रहा है। साइबर सुरक्षा से इस कमेटी का संबंध है, इतना भी अगर आप जान जाएं तो भी बहुत कल्याण हो जाएगा। खैर, इसमें सितंबर 2020 में इसका गठन होता है, नवंबर में ये भी अपनी रिपोर्ट उसी साल पेश कर देती है। और इसमें डेटा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड है, जेनहुआ इसका नाम है, थोड़ा नाम विचित्र है, इसको याद रखिएगा। तो ये कंपनी जो है इसके द्वारा डिजिटल निगरानी के निहितार्थ मूल्यांकन करने का उद्देश्य था। मतलब डिजिटल डेटा जो है, डिजिटल जो मतलब साइबर सिक्योरिटी का मामला जो होता है उसमें क्या चीज़ें, डाटा चोरी होता है, जो संवेदनशील गोपनीय डेटा है उसको चोरी करके जो हैकर हैं वो जिसे चाहें उसे बेच देते हैं या ब्लैकमेलिंग करते हैं, और ये बड़ी गंभीर परिस्थिति होती है। वर्चुअल तरीके से होता है, जो इसमें माहिर खिलाड़ी हैं वो कब हाथ साफ कर देते हैं पता नहीं चलता। बड़ी बड़ी साइट, बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइटें हैं वो हैक हो जाती। तो ऐसे में डेटा चोरी एक संवेदनशील मामला है, साइबर सिक्योरिटी में ये चिंता का विषय, और भारत जैसे देश के लिए तो और ज़्यादा। भारत में टेक्नोलॉजी सीखने के मामले में लोग हमेशा आगे रहते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करना बहुत कम लोग जानते हैं। ज़्यादातर लोग दुरुपयोग करते हैं और अपने डेटा की सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं। तो ये चीज़ मतलब ये मूल्यांकन करेगी कि डिजिटल निगरानी ठीक से हो रही है या नहीं, और कानून के किसी भी उल्लंघन का ये आकलन करेगी। इसमें एक चीज़ दी हुई है जो कि महत्वपूर्ण है कि पहले जो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक था
समन्वयक थे उनका नाम था गुलशन राय। मतलब ये प्रमुख जो थे इसके चीफ वो गुलशन राय थे, और उनके बाद लेफ्टिनेंट राजेश पंत जी जो हैं वो इसमें इस पद पे आसीन हुए थे। तो उन्हीं के समय की ये कमेटी। इसके बाद अगला है राजीव महर्षि समिति, सितंबर 2020 की है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव और ब्याज की माफी, साथ में कोविड-19 संबंधी जो स्थगन की वित्तीय स्थिरता है उसको नापने के उद्देश्य से इसका गठन हुआ था, और समाज के विभिन्न वर्गों की वित्तीय बाधाओं को कम करने के लिए सुझाव देना भी इसका उद्देश्य था कि वित्तीय बाधाओं से कैसे निपटा जाए। इसके बाद केवी कामत कमेटी है। तो नाम से अध्यक्ष का नाम यहाँ एकदम स्पष्ट है। 7 अगस्त को गठित हुई थी, 4 सितंबर को 2020 में अपनी रिकमेंडेशन, अपनी रिपोर्ट को पेश करती है। इसमें जो मामला था वो ऋण के पुनर्गठन से संबंधित था। ऋण पुनर्गठन के लिए मानदंड निर्धारित करना और एक निर्दिष्ट सीमा के ऊपर के उधारकर्ताओं के खातों के लिए समाधान योजनाओं की प्रक्रिया का सत्यापन करना, ये दोनों इसका उद्देश्य था। इसने उधारकर्ताओं पर प्रभाव की गंभीरता के आधार पर तनावग्रस्त खातों, मतलब जो तनाव की स्थिति में खाते हैं, उनका जो लेन देन है वो ठीक सुचारू तरीके से नहीं चल रहा है या उनमें और तरह की दिक्कतें आ रही हैं, तो ऐसे जो खाते हैं उनके पुनर्गठन के लिए श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण की सिफारिश की थी। तो एक तरह से इनका पुनरावलोकन किया जाए कि ऐसे जो खाते हैं जो कि अपने अस्तित्व के लिए संकट से जूझ रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उनके कल्याण के लिए, उन्हें उबारने के लिए, चूंकि खाते अगर बर्बाद होंगे तो जो खातेदार है वो दिवालिया होगा निश्चित तौर पे, मतलब उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी, तो ये देश के लिए घाटा ही है और कुछ तो है नहीं। ठीक, तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें सुधारने के लिए श्रेणीबद्ध तरीके से क्या सुझाव हो सकता है ये देना, और साथ में बैंक समिति की सिफारिश के हिसाब से खातों को अब हल्के, मध्यम और गंभीर कैटेगरी में डिवाइड करना जरूरी था, ताकि समझा जा सके कि कौन से खाते पर कैसे काम किया जाए, मतलब क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाए। इसके बाद अगली है डीबी फाटक की अध्यक्षता में गठित हुई क्यूआर कोड के विश्लेषण के लिए कमेटी। ठीक है, क्यूआर कोड आप झट से स्कैन करते हैं और पेमेंट करते हैं, तमाम चीज़ें, या कोई भी क्यूआर कोड होता है उसमें कोई इन्फॉर्मेशन अगर छिपी हुई है तो वो आप स्कैन करेंगे तो तत्काल ही आपको पता लग जाएगी। तो ये उसी के विश्लेषण से जुड़ी हुई कमेटी थी और डीबी फाटक इसके अध्यक्ष थे। समय था 23 दिसंबर 2019 का, ये पीछे की है। डिजिटल भुगतान, वैसे तो क्यूआर कोड आप कई मामलों में स्कैन करते हैं, लेकिन ज़्यादा इसका जो प्रयोग है वो लेन देन के लिए होता है, पेमेंट के लिए होता है। तो डिजिटल भुगतान की जो सुविधा है उसके लिए भारत में क्यूआर कोड की जो प्रचलित प्रणाली है, मतलब आज के समय में जिस क्यूआर सिस्टम को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी समीक्षा के लिए इस कमेटी को गठित किया गया था। इतना पर्याप्त है, इसमें जानना बहुत है, इतना प्रीलिम्स के लिए। लेकिन आगे के तथ्य आपको इसलिए जानने चाहिए क्योंकि आप मेंस में जब आंसर राइटिंग करेंगे, आप जिस भी उद्देश्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मान लीजिए कि डिजिटल लेन देन से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आपके लिए आ गया, तो उसमें आप इस जानकारी का संदर्भ ले सकते हैं। यहाँ से जो सूचनाएं आपने इकट्ठी की हैं वहाँ उसे अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रिपोर्ट में ये कहा गया था कि सरकार को उपभोक्ताओं के बीच क्यूआर कोड लेन देन के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। अभी तो अपने यहाँ डिजिटल लेन देन ही धीरे धीरे करके लोकप्रिय बन रहा है, नहीं तो इसकी भी लोकप्रियता शुरुआत में कहाँ बढ़ रही थी। लोग नोटों पर विश्वास रखते थे, नोट गिन के दे देते थे। आज भी जो पुराने लोग हैं, 50 से ऊपर के आयु वर्ग के लोग हैं, उसमें डिजिटल, मतलब ऐसे लोगों में डिजिटल लेन देन की जो प्रवृत्तियां हैं वो काफ़ी कम हैं तुलनात्मक रूप से युवा वर्ग के, क्योंकि ये टेक्नो फ्रेंडली आबादी नहीं है। जो सीनियर सिटीज़न है उनके साथ ये समस्याएं हैं, और जो युवा वर्ग हैं उनके साथ दिक्कत ये है कि उनके खाते में उतने पैसे नहीं होते हैं, सभी जो हैं वो उतने धनवान नहीं होते। तो वो ये सोचते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट हम तब करेंगे जब हमारे पास अच्छी खासी धनराशि हो। खाता खाली है तो हम क्या करने जाएँ ऑनलाइन पेमेंट करने। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये सुविधाजनक प्रणाली है। तो क्यूआर कोड से स्कैन करके पेमेंट वाला जो सिस्टम है उसको लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए। इसके बाद सुरेश माथुर की अध्यक्षता में जो महामारी जोखिम पूल पर कमेटी बनी थी उसको आप देख रहे हैं। समय है जुलाई 2020 का, और इसने अपनी कार्य समिति की सिफारिश पर विचार किया, मतलब IRDAI का था कि इसने जो अपनी कार्य समिति की सिफारिशें थी उन पर गंभीरता से विचार किया। और एक चीज़ यहाँ दी हुई है, देखिए यहाँ महामारी की बात की गई, तो महामारी का समय और ये 2020 का दौर चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं किस महामारी की बात की जा रही है। तो यहाँ कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विभिन्न जोखिमों को दूर करने और भविष्य में इस तरह का संकट दोबारा हमें सामना न करना पड़े, इसके लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए, इससे संबंधित इसके सुझाव थे। हालांकि महामारियों को हम रोक भी नहीं सकते, जिस तरीके से आबादी विस्फोटक तरीके से बढ़ रही है और पर्यावरण एकदम दूषित हो चुका है, जलवायु परिवर्तन अपनी चरम सीमा पर है, तो ऐसी परिस्थिति में हम महामारियों के जोखिम को घटा नहीं सकते, ये एक हकीकत है। तो उनसे बचने का उपाय अब ढूंढना होगा, मतलब झेलने की ताकत रखनी होगी। इसके बाद इंजेटी श्रीनिवासन यानी ई श्रीनिवासन जी जो हैं उनकी अध्यक्षता में बनी थी कमेटी। ये 2018 अक्टूबर में बनी थी और 2019 अगस्त में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी।
तो इसने लंबा समय लिया। इसमें खास बात क्या थी, तो जो कारपोरेट कार्य के सचिव थे इंजेटी श्रीनिवासन, उन्होंने नई दिल्ली में कारपोरेट सामाजिक दायित्व यानी जो CSR वाला मामला था उस पर गठित उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट को पेश किया था। और ये रिपोर्ट पेश की गई थी वित्त मंत्री जो है हमारी, मतलब श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उनके सामने। ठीक, तो इसका उद्देश्य किससे है? CSR से। सीधे सीधे आप इसमें CSR याद रखेंगे, आपका काम ठीक हो जाएगा। इसके बाद जो अगली है वो राजा चलैया कमेटी है, ये 1991 की है। इसके बारे में आपने पीछे पढ़ा होगा, जब आप इकोनॉमी पढ़ते हैं तो ये सब स्टैटिक जीके में आ चुका है। कभी ये भी करंट अफेयर रहा होगा, जो 1991 का दौर था उस समय समसामयिकी का मुद्दा रहा होगा। तो करंट अफेयर ही धीरे धीरे करके स्टैटिक जीके बन जाता है। अब यहाँ देखिए, राजा चलैया कमेटी जो है इसका संबंध है टैक्स रिफॉर्म से यानी कर सुधार से। समय है 1991 अगस्त का, उस समय इसका गठन किया जाता है। और इसकी जो अंतरिम रिपोर्ट है, इस समिति की जो अंतरिम रिपोर्ट है वो दिसंबर 1991 में सरकार को पेश की जाती है। और अंतिम रिपोर्ट, ये तो अंतरिम की बात हुई, लेकिन अंतिम रिपोर्ट पेश की जाती है। अंतिम रिपोर्ट का जो एकदम लास्ट डॉक्यूमेंट है वो सबमिट किया जाता है, वो समय था अगस्त 1992, यानी पूरा 1 साल इसको अपने प्रक्रिया को पूरी करने में लगता है। तो ये तो मामला हो गया कि रिपोर्ट कब पेश की। अब इसमें कर सुधार से संबंधित ये मुद्दा था, मतलब इस समिति ने क्या किया, देश का जो तत्कालीन कर ढांचा था, उस समय का जो टैक्स का पूरा सिनेरियो था, स्ट्रक्चर था, उसकी बाकायदा जांच करना इसका उद्देश्य था। और उसमें क्या बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि कर ही राज्य की आय का मूल संसाधन होता है। जनता से जो कर वसूला जाता है अलग अलग माध्यमों से या विभिन्न स्रोतों से, तो वही राज्य की आय होती है या देश की आमदनी होती है। उसी टैक्स के पैसे से देश की अर्थव्यवस्था चलती है, मूल रूप से उसी पर आधारित होती है। तो यहाँ पर कर का ढांचा अगर हम ठीक से डेवलप करते हैं तो उससे जनता को भी तकलीफ नहीं होगी और देश को भी मुनाफा होगा। तो उसमें क्या सुधार की आवश्यकता है, उसे समय समय पर उसकी भी समीक्षा करना ज़रूरी हो जाता है। तो वही की गई यहाँ पर। और इसकी सिफारिशें थी, इसकी सिफारिशों में कर की दर को कम करने की बात की गई। ठीक है, टैक्स का जो रेट है उस समय के हिसाब से वो काफ़ी हाई है, ऐसा कहा गया। और न्यूनतम दर और अधिकतम जो सीमांत दर थी, यानी उच्चतम स्लैब की दर कही जा सकती है, तो उसके बीच में फैलाव कम हो, मतलब जो बीच का एक लंबा गैप है वो कम करना चाहिए। और दोहरे कराधान से बचना चाहिए, इससे जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। घरेलू और विदेशी कंपनियों के बीच में कारपोरेट कर की दर के अंतर को कम करना, पूंजीगत लाभ को युक्ति संगत बनाना, संपत्ति कर का युक्तिकरण करना, और कुल मिलाकर टैक्स घटाने से यहाँ तात्पर्य था। ये कर सुधार से जुड़ी हुई समिति थी और इसने कहा कि टैक्स रिफॉर्म में पहले तो कर की जो दर है उसे कम करना चाहिए। और ये लॉजिकल भी है, मतलब सोचने वाली बात है। आप कर बेतहाशा अगर बढ़ा देंगे ना तो कर की चोरी भी उतनी ही बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग तब चुकाने से कतराने लगेंगे। और ये बड़े बड़े लोगों की बात है, मतलब जो चुकाने में सक्षम है वो भी उतने भारी भरकम टैक्स को नहीं चुकाना चाहेंगे। आमदनी का एक बड़ा हिस्सा वो सरकार को देना पसंद नहीं करेंगे। और वही कर की दर अगर आप थोड़ा कम कर देते हैं, मतलब ये नहीं कि देश न चल पाए इतना कम कर दें, लेकिन थोड़ा कम कर देते हैं, तो उससे आप दोनों फायदे में रहेंगे, यानी सरकार भी और चुकाने वाला भी आराम से चुका देगा। तो वही बात है। इसके बाद आगे चलते हैं और देखिए ये वाला, ये माइक्रो फाइनेंस पर मालेगाम कमेटी थी और इसका समय है 15 अक्टूबर 2010 का। इस समय ये गठित होती है। जनवरी 2011 में जाकर ठंडी के मौसम में ये अपनी रिपोर्ट पेश करती है। और इसमें खास बात क्या है, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा माइक्रो फाइनेंस करने वाली जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं, मतलब जिन्हें आप NBFC कहते हैं, उनके विनियमन के उद्देश्य से माइक्रो फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, इनकी परिभाषा की समीक्षा करने के उद्देश्य से बनी थी। और इसकी जो रिकमेंडेशन है ये पेश की जाती है 2011 में। इसको स्थापित किया गया था 2010 में। ये सारी सूचनाएं, इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद कस्तूरी रंगन कमेटी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से इसका संबंध था। इसका गठन हुआ था जून 2017 में और लंबा समय लेती है। जून 2017 की गठित हुई थी और अंत में मई में जाकर ये अपनी 2019 में रिपोर्ट पेश करती है और उसी के आधार पर जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो आती है। इसके बाद TRP रेटिंग पर शशि S वेम्पति की कमेटी थी, मतलब अध्यक्ष का नाम दिया है और TRP रेटिंग से इसका संबंध था वो दिया हुआ है। तो इतना ही पर्याप्त है, इतने से आपको सूचनाएं तो मिल गई हैं। हालांकि इसका गठन हुआ था 2020 में नवंबर में और जनवरी 2021 में, यानी कुछ महीनों बाद ये अपनी रिपोर्ट को पेश करती। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 2014 में मंत्रालय के द्वारा अधिसूचित जो भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों पर दिशा निर्देश है, उसकी समीक्षा के लिए इसको गठित किया था। अधिसूचना उसकी जारी हुई थी 2014 में, मतलब नई गाइडलाइन सरकार ने जारी की थी, मंत्रालय ने जारी की थी, जो कि TRP रेटिंग से जुड़ी हुई थी। अब वो जो गाइडलाइन है वो ठीक तरीके से काम कर रही है या नहीं, मतलब जो संचार व्यवस्था है, जो टेलीविज़न है, उसमें प्रसारण की क्या स्थिति है, इसकी समीक्षा करने के उद्देश्य से ये शशि S वेम्पति की अध्यक्षता में कमेटी गठित होती है। इसके बाद अगली है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। इसके द्वारा
MS अनंत कमेटी, ठीक है। यहाँ अध्यक्ष का नाम दिया है और इसमें जो गठित करने वाली संस्था है वो भी दे रखी है। तो इसका उद्देश्य था प्रोफेशनल इंजीनियर्स बिल तैयार करना, उसी उद्देश्य से इसे बनाया गया था। सीधा सीधा इसका मोटो दिया हुआ है और अक्टूबर 2020 में इसका गठन हुआ था और इसके अध्यक्ष का नाम था MS अनंत। तो अध्यक्ष का नाम और इसे बनाने वाली संस्था का नाम, साथ में स्थापना का समय और उद्देश्य, इतना आपको पता होना चाहिए। अगला है पराली जलाने से रोकने के लिए वन मैन कमेटी। अब ये वन मैन कमेटी के अध्यक्ष थे जस्टिस मदन बी लोकुर, ठीक है। अक्टूबर 2020 में इसका गठन हुआ था। पराली तो लंबे समय से जल रही है, लेकिन अक्टूबर में इसका गठन होता है 2020 में। और ये न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर जी जो हैं, इनकी अध्यक्षता में पंजाब और हरियाणा, साथ में उत्तर प्रदेश का भी जो पश्चिमी हिस्सा है, और जहाँ भी खेती बाड़ी बड़े पैमाने पर होती है, धान की फसल को उगाया जाता है, वहाँ पराली जलाना एक बड़ी समस्या है। पहले जब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी तो पर्यावरण भी सुरक्षित था। तब ये हार्वेस्टर वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी, हाथ से कटाई होती थी। तो जो धान की ऊपर की बालियाँ होती थी उनको तो इस्तेमाल कर लेता था किसान, मतलब उसकी दराई वगैरह होती थी, चावल निकाला जाता था। भूसी जो होती थी धान की वो ईंधन के लिए काम आती थी, उससे उपले पाथे जाते थे और गोले बनाए जाते थे जो कि चूल्हे में लगाए जाते थे। और जो धान का डंठल होता था वो पुआल बन जाता था, वो पशुओं को खिलाने के लिए, जाड़े के मौसम में बिछा के सोने के लिए, छप्पर छाने के लिए बहुत तरह से काम आता था। तो अभी वो सारी चीज़ें ही खत्म हो गई। हार्वेस्टर ऊपर से उसका जो सिर है, मतलब बालियाँ हैं, वो काट के किसान को पकड़ा देता है, बाकी ठूठ खेत में खड़ा रह जाता है। अब गेहूँ की फसल बोनी है तो खेत खाली करना है। अब रबी और जो खरीफ का मौसम है उनके बीच में ज़्यादा गैप नहीं होता है, मतलब धान कटने और गेहूँ बोने के बीच में मौसम बहुत ज़्यादा बचता नहीं है, तो उतना टाइम नहीं मिलता है। तो वो क्या करते हैं, खेत में ही फूंक देते हैं। अब वो जल जाएगा, राख बन जाएगा, फिर उसको साफ करके जुताई करके वहाँ गेहूँ बो देंगे। तो ऐसे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुँचता है। तो ये चीज़ें पराली जलाने से रोकने का उद्देश्य था। इसके बाद देखें प्रदीप शाह कमेटी को। तो प्रदीप शाह कमेटी है अगस्त 2020 की नवंबर में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र यानी IFSC, ठीक है, शॉर्टकट में, इसमें अंतर्राष्ट्रीय खुदरा व्यापार को विकसित करना, ये इसका उद्देश्य था। इसके बाद GK पिल्लई कमेटी है, ये जुलाई 2020 की है, इसका समय है जुलाई 2020 का। इसका उद्देश्य था निर्यातकों के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत अधिकतम दरें तय करना, मैक्सिमम, ठीक। ये चीज़ आप याद रखिएगा, शुल्क प्रतिपूर्ति योजना, इतना भी अगर आप याद रख पाए तो काम ठीक। अब है राजेश वर्मा की अध्यक्षता में व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्टिंग कमेटी। समय है 2018 का, अगस्त 2020 में जाकर ये अपनी रिपोर्ट पेश करती है 2 साल बाद। और सूचीबद्ध और गैर सूचीबद्ध जो लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनियां हैं उनके लिए नए BRR प्रारूप को विकसित करना, और इसके अध्यक्ष थे राजेश वर्मा जी, तो वो तो यहाँ शुरुआत में ही दिख रहा है। इसके बाद है आगे अभिजीत सेन कमेटी, लंबी अवधि में खाद्य नीति को तैयार करना इसका पर्पस था। 2007 में गठित हुई थी, 2018 में जाके अपनी रिपोर्ट पेश करती। इसके बाद है सुखमय चक्रवर्ती कमेटी, ये मौद्रिक नीति से जुड़ी हुई है, दिसंबर 1982 में गठन होता है, 85 में कहीं जाकर ये बहुत धीरे धीरे अपनी रिकमेंडेशन जो है वो पेश करती है, मौद्रिक नीति से इसका संबंध था। इसके बाद JJ ईरानी कमेटी, कंपनी कानून, कंपनी अधिनियम के गठन से इसका संबंध था और इसका समय है दिसंबर 2004 का, मतलब उस समय गठन होता है, मई 2005 में अपनी रिपोर्ट पेश करती। इसके बाद नंबर आता है केलकर कमेटी का, केंद्रीय बजट 2015 में इसका गठन होता है, मतलब बजट के ही प्रावधानों के तहत, और फिर नवंबर 2015 में ही उसी वर्ष ये अपने रिपोर्ट को पेश करती है। और जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला मामला था उसके आकलन और कर संरचना में सुधार करना, ये दोनों इसका उद्देश्य था। खुसरो कमेटी 1986 की है, पुरानी कमेटी है, कृषि ऋण प्रणाली से इसका संबंध था और 1989 अगस्त में ये अपनी रिकमेंडेशन देती है। सरकारी आयोग को तो आप जानते ही हैं, केंद्र राज्य संबंध, शक्ति संतुलन उनके बीच में, ठीक है। और ये 1983 में बनी थी, 1988 में जाकर अपनी रिपोर्ट पेश करती है। लोढ़ा कमेटी का संबंध क्रिकेट सुधार से था और जनवरी 2015 में गठित हुई, जनवरी 2016 में ठीक 1 साल बाद अपनी रिपोर्ट पेश करती है। विवेक देवराय कमेटी है, ये सितंबर 2014 की है, रेलवे पुनर्गठन से इसका संबंध है, जून 2015 में अपनी रिपोर्ट पेश करती है। न्यायमूर्ति MB शाह कमेटी है, नवंबर 2010 की है और भारत सरकार ने जो ये MB शाह जो आप नाम देख रहे हैं, जज का नाम है, तो ये न्यायमूर्ति साहब जो हैं इनकी द्वारा इस जांच आयोग का गठन करवाया था, मतलब ये एक तरह की जांच कमेटी थी। तो उद्देश्य क्या था, किस चीज़ की जाँच करनी, तो लौह अयस्क और मैग्नीज का जो अवैध खनन किया जा रहा है, ये जो खनिज संपदा है, इसमें अगर एक संतुलित मात्रा में और सरकार के द्वारा सुनियोजित तरीके से खनन करवाया जाता है तो हम लंबे समय तक इन संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो माइनिंग होती है उसमें भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर, अवैध तरीके से मनमाना खनन किया जाता है, इससे तमाम समस्याएं पैदा होती हैं। तो उसी की जांच के उद्देश्य से ये बनी थी।
इसके बाद MB शाह कमेटी को तो आपने देखा, ये 2 कमेटियां हैं यहाँ पर। तो दूसरी वाली जो है उसका संबंध काला धन से है और ये 27 मई 2014 की है। फिर दीपक पारेख समिति को आप देखिएगा, ये भी PPP मॉडल से ही जुड़ी हुई है। कई कमेटियां इसमें आप देख रहे हैं जिनका उद्देश्य लगभग एक जैसा है, लेकिन अलग अलग समयों में उन्हें बनाया गया। तो दीपक पारेख समिति का गठन हुआ था 2010 में और बुनियादी ढांचे का वित्त पोषण कैसे किया जाए, उसके लिए क्या बेहतर तरीके हो सकते हैं, सुझाव देने के उद्देश्य से इसे गठित किया गया था। इसके बाद हनुमंतराव कमेटी है, 1984 की है। उर्वरकों से यानी फर्टिलाइजर से इसका संबंध था। जानकी रमन कमेटी अप्रैल 1992 की है और इसकी स्थापना अप्रैल 1992 में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रतिभूतियों के लेन देन में जो अनियमितता हुई थी उनकी पहचान के लिए। ठीक है। इसके बाद कोठारी आयोग 14 जुलाई 1964 का है। 29 जून 1966 में जाकर ये अपनी रिपोर्ट पेश करता है। भारत में शैक्षिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करने के उद्देश्य से इसे बनाया गया था। NN बोहरा कमेटी है, इसके ठीक नीचे ही अक्टूबर 1993 में अपनी रिकमेंडेशन देती है और इसमें राजनीति का जो अपराधीकरण था, जो कि आज भी चल रहा है, कितनी भी कमेटियां बने लेकिन ये जाता ही नहीं। तो राजनीति के अपराधीकरण की समस्या पर पड़ताल करने के उद्देश्य से इसे गठित किया गया था। अपराधियों, राजनेताओं और नौकरशाह यानी जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, इनके बीच में काफ़ी गहरे ताल्लुक होते हैं, ये सत्य है। ठीक है। अभी किसी प्रशासनिक अधिकारी या किसी नेता के मुंह पर कह देंगे तो भड़क जाएगा, लेकिन हकीकत यही है। और आप भी कल को जब बन जाएंगे ना, आपसे भी कोई कह दे कि आप भी मिले हुए हैं, तो फिर देखिए माहौल बदल जाएगा। लेकिन ये असलियत है। अपने देश का दुर्भाग्य है कि अपनी जो नौकरशाही है यानी प्रशासनिक व्यवस्था है और राजनीतिक व्यवस्था है, वो बुरी तरह से इस दुष्चक्र में जकड़ी हुई है। तो इसकी जांच पड़ताल करने के उद्देश्य से बनी थी। समय था 1993 का। इसके बाद बोहरा कमेटी के ठीक नीचे पुंछी को देख लीजिए। पुंछी कमेटी का भी संबंध वही केंद्र राज्य संबंध से ही था। मार्च 2010 में ये अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं, लेकिन गठन हुआ था 2007 में, तो दोनों आप याद रखिएगा। इसके बाद दंतेवाला जो है ये बेरोजगारी के आकलन से संबंधित है, ये 77-78 का दौर है। फिर गोईपोरिया कमेटी है, 1990 में बनी, 91 में रिपोर्ट पेश की, बैंक सेवा सुधार से इसका संबंध। गोस्वामी कमेटी, उससे नीचे पहले NK सिंह की जो समिति है, कमेटी है, उसको देख लीजिएगा। तो NK सिंह कमेटी जो है ये मई 2016 की है और FRBM एक्ट की समीक्षा करने के उद्देश्य से इसको बनाया गया था। जो FRBM एक्ट है, इसकी समीक्षा, इसको रिव्यू करने के उद्देश्य से इस कमेटी का गठन किया गया था। इसके बाद गोस्वामी कमेटी है जो कि 1990 की है, चुनाव सुधार से इसका संबंध है। ये देखें। मीरा सेठ कमेटी, हथकरघा उद्योग के प्रोत्साहन के लिए इसको गठित किया गया था 97 में। नानावटी आयोग, इसमें सन 2000 में गठित होता है, 2009 में पहली रिपोर्ट पेश करता है और इसकी जो अंतिम रिपोर्ट आती है, मतलब वहाँ से फाइल बंद हो जाती है, वो 2014 में आती है। अब 1984 में जो सिख विरोधी दंगे हुए थे, सिखों को बड़े पैमाने पर मारा गया था, उत्पीड़ित किया गया था, तो उस दौरान बहुत सारे निर्दोष सिख मारे गए थे। जो गुनहगार थे उनको दंडित करने के लिए उग्र भीड़ के द्वारा, मतलब कहा तो यही गया था, तो उनके द्वारा बहुत सारे सिखों के घर जलाए गए, उन्हें पूरी तरह से लूटा पाटा गया, मार डाला गया। तो ये दंगे भड़के हुए थे, तो उन मामलों की जांच करने के उद्देश्य से ये आयोग बना था। इसका नाम था नानावटी आयोग और ये भी अध्यक्ष के ही नाम से। इसके बाद अगला हम देखेंगे नानावटी शाह आयोग, और ये नानावती शाह आयोग जो है ये 2002 का है। ये गोधरा कांड से जुड़ा हुआ है। दोनों नानावती जो है ना, ये बड़े बड़े मामलों से जुड़े हुए हैं, एक सिख दंगों से और दूसरा जो है वो गोधरा वाले मामले से, वहाँ जो सांप्रदायिक दंगा हुआ था। और ये 2002 का है, मतलब गोधरा कांड और 2002 के जो सरेआम दंगे हुए थे उन दोनों की जांच करने के उद्देश्य से, और 2002 में ये गठित हुई थी, तो इसका आप देख रहे हैं। इसके बाद अशोक मेहरा समिति का संबंध आप जानते ही हैं, पंचायती राज से है। बलवंत राय मेहता का भी, इसमें समय याद रखिएगा, दिसंबर 1977 में अशोक मेहता कमेटी गठित होती है, 78 में ये अपनी रिपोर्ट पेश करती है। इसके बाद बलवंत राय मेहता तो बहुत पुरानी कमेटी है, सबसे पुरानी है। ये 1957 में गठित होती है जनवरी में, और नवंबर 1957 में उसी वर्ष साल के अंत होते होते अपनी रिपोर्ट पेश करती है। पंचायती राज संस्थानों से इनका भी संबंध है। और GVK राव कमेटी जो है इसका संबंध है, पहले देख लीजिए गठित कब होती है। ये 85 में बनती है, 86 में अपनी रिपोर्ट पेश करती है, और इसका संबंध गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम से है और ग्रामीण विकास से। ठीक है। और इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्थाओं में क्या सुधार होना चाहिए, योजना आयोग को कैसे फ्रेम किया जाना चाहिए, तो 1985 में ये GVK राव की अध्यक्षता में गठित होती है। इसके बाद LM सिंघवी कमेटी है 1986 की। राजीव गांधी सरकार ये 1986 में लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार कैसे किया जाए, इस संबंध में सुझाव देने के उद्देश्य से इस कमेटी को बनाती है। थुंगन कमेटी का समय है 1988 का। संसद की सलाहकार समिति की एक उप समिति के तौर पर ये बनती है।
ये संसद की सलाहकारी समिति की एक सब कमेटी के तौर पे बनती है 1988 में, और इसका उद्देश्य था राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करना। और इस समिति के द्वारा जो रिकमेंडेशन दी गई थी उसमें ये कहा गया था कि पंचायती राज व्यवस्था को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। इसके बाद गाडगिल कमेटी है। इसके बाद अगली कमेटी आप देख रहे हैं, ये गाडगिल कमेटी है। तो गाडगिल कमेटी का जो स्थापना का समय है वो 1988 का है, और 1988 में वीएन गाडगिल जी की अध्यक्षता में इसका गठन होता है। ये अध्यक्ष का नाम है, नाम वैसे भी कमेटी के नाम से क्लियर है। अब इसका गठन किस उद्देश्य से होता है, तो एक नीति कार्यान्वयन समिति का गठन, मतलब एक नीति कार्यान्वयन कमेटी के हिसाब से इसे गठित किया जाता है। नीति क्रियान्वित करना है, कैसे करना है, उस पर क्या क्या चीज़ें अमल में ले आनी है, ये इसका उद्देश्य था, सुझाव देना। तो कांग्रेस पार्टी की सरकार के द्वारा इसका गठन किया गया था, और इस समिति में एक प्रश्न पर विचार करके ये कहा गया था कि पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावकारी कैसे बनाया जा सकता है। मतलब सरकार जो है ना, वो कमेटी के सामने एक टारगेट रखी थी कि आप सुझाव दीजिए इस पर सर्वे करके, रिसर्च करके, कि पंचायती राज संस्थाएं जो है उन्हें बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। ठीक, तो ये समिति जो है अपनी रिकमेंडेशन देती है। इसके बाद अगली है वीएम दांडेकर और एन राथ कमेटी। ये 1971 की है, और इसमें राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों पर आधारित जो भारत का पहला गरीबी का आकलन है, गरीबी का एक व्यवस्थित मूल्यांकन है, उसको पेश करने का इसका पर्पज था, जो कि इसने किया। देखिए, अपने देश में गरीबी को नापने के लिए बहुत सारे पैमाने इस्तेमाल किए जाते हैं, तो यहाँ ये नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों पर आधारित पूरा डाटा था। इसके बाद अलग कमेटी है, ये वाई के अलग नाम के अध्यक्ष थे इसके, और अलग कमेटी का समय है 1977 का, आप कुछ यहाँ पर देख रहे हैं। 1979 में यानी 1979 में अपनी रिपोर्ट पेश करती है। भारत में जो गरीबी के अनुमान हैं, गरीबी का आकलन है, उसी से संबंध इसका भी था। जैसे दांडेकर कमेटी को आपने देखा ना, वैसे ही। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग बात यह है कि अलग कमेटी की, ठीक है, अलग कमेटी की अलग बात यह है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पहली जो आधिकारिक ग्रामीण और शहरी गरीबी रेखा है, उसको पोषण की आवश्यकताओं के आधार पर और संबंधित का मतलब पोषण की ज़रूरतों से संबंधित जो उपभोग व्यय है, उसके आधार पर जारी किया गया। गरीबी को नापने के कई सारे तरीके होते हैं, तो पोषण की आवश्यकता अगर आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, आपकी दैनिक दिहाड़ी से, या फिर जो आपका पारिश्रमिक है, मेहनताना है, तो आप गरीब की श्रेणी में आएंगे कि मतलब जितना न्यूट्रिशन आपको मिलना चाहिए था, उसके लिए जितने संसाधन चाहिए थे, वो आपके पास नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आप गरीबी रेखा में आते हैं। तो वो निर्धारित करने का यहाँ मानदंड तय किया गया, और उससे संबंध था इस कमेटी का। इसके बाद लकड़ावाला कमेटी है, नाम अच्छा है, डीटी लकड़ावाला, और अध्यक्ष का नाम आप देख ही रहे हैं। 1989 में गठन हुआ था, और ये 93 में जाकर अपनी रिपोर्ट पेश करती है। गरीबी के आकलन से ही इसका भी संबंध था, और इसने सुझाव दिया। अब इसका सुझाव देखिएगा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना कैलोरी की खपत के आधार पर होनी चाहिए, और कैलोरी की खपत को भी दो भागों में बांट कर देखा गया है, ग्रामीण स्तर पर और दूसरा शहरी स्तर पर। इसके बाद सुरेश तेंदुलकर कमेटी है, ये 2005 की है, 2009 में अपनी रिपोर्ट पेश करती है। ये दोनों समय आप देख रहे हैं। इसने गरीबी के आकलन में उपभोगी व्यय में स्वास्थ्य और शिक्षा पर किए जाने वाले निजी व्यय को भी शामिल किया, जो अपना निजी व्यय था उसको भी शामिल किया। और पहले की जो गरीबी आकलन प्रणाली है, उनकी अवधारणा ये थी कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय नहीं किया जाता है। ठीक है, गरीबी आकलन के तमाम पैमाने आपने सुने, तो वैसे ही ये भी है। यहाँ पर जो उपभोगी व्यय में स्वास्थ्य और शिक्षा को शामिल किए जाने की बात थी, ये काफ़ी सकारात्मक है। सिर्फ हम ये देखें कि अपनी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खर्चा कर रहा है, तो ये तो एक रफ अनुमान हो गया। अब उसमें वो स्वास्थ्य पर कितना खर्च कर रहा है, शिक्षा पर कितना खर्च कर रहा है, इसका भी आकलन अगर जोड़ दिया जाए और ये आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं अथवा नहीं, तो इससे गरीबी का सटीक अंदाजा लगाया जा सकता है। पता लगा कोई परिवार ऐसा है जो कि पेट भरने के लिए तो कमा लेता है, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए, एक अच्छी शिक्षा दिलवाने के लिए उनके पास पैसे नहीं, तो वो भी गरीब की श्रेणी में आएंगे। तो ये आकलन का इनका तरीका था। मतलब ये सब पहले शामिल नहीं था, अब शामिल किया गया। और असल में बात ये थी ना कि स्वास्थ्य और शिक्षा को सुलभ कराना ये राज्य की जिम्मेदारी मानी जाती थी। तो केंद्र सरकार के द्वारा कमेटी बनाई जा रही है, तो उसमें इन चीज़ों को राज्य सरकार के पल्ले मढ़ दिया जाता था कि इसे आप देखिए। लेकिन यहाँ पर वो गैर जिम्मेदाराना जो रवैया है, उससे निजात पाते हुए इस कमेटी में उसे शामिल किया गया। और इसने गरीबी के आकलन के लिए जो कैलोरी मानदंड है, उसके बजाय लक्षित पोषण संबंधी जो परिणाम है उन पर सुझाव दिया कि पोषण के लिए जो एक टारगेट रखा गया है कि इतना होना ही चाहिए, तो उसको आधार बना के हम गरीबी का आकलन करें तो हम ज़्यादा बेहतर जान पाएँ। इसके बाद सी रंगराजन कमेटी है, 2012 की है, 2014 में रिपोर्ट पेश करती है। गरीबी का आकलन इसमें भी था, गरीबी से ही इसका भी संबंध है। और पोषण संबंधी और गैर खाद्य आवश्यकताओं पर किए जाने वाले व्यय पर इसका आधार था। इसने एक अलग पद्धति का इस्तेमाल किया, और इसके अंतर्गत एक परिवार को गरीब तब तक माना जाएगा या गरीब तब माना जाएगा जब वो बचत कर पाने में असमर्थ हो। यानी पैसे अगर आप नहीं बचा पा रहे हैं तो आप गरीब हैं, यानी जितना कमा रहे हैं सब खर्चा हो जा रहा है, और खर्चा ही नहीं,
जितना कमा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आपके खर्चे हैं तो कर्जा हो जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति है तो आप गरीब की श्रेणी में आते हो, सही बात है। अब यहाँ देखिए, समिति ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग खपत बास्केट की सिफारिश की, क्योंकि खर्च का जो रेंज होता है, दायरा होता है, वो शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में अलग अलग होता है। ग्रामीण क्षेत्र में उतने खर्चे नहीं होते हैं, मतलब जो नगद आप कमाते हैं उतना खर्च नहीं होता है, आपकी आवश्यकताएं ज़मीन से या वहाँ का जो माहौल है उससे पूरी हो जाती है। शहर में हर एक एक चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है, तो वहाँ खर्चीला रहन सहन होता है। तो दोनों के लिए अलग अलग किया गया। और ये जो बास्केट था, मतलब खपत बास्केट, इसमें ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल किए गए जो कि अनुशंसित मात्रा में कैलोरी, प्रोटीन, वसा धारण करते थे। मतलब ऐसे खाने के सामानों को इसमें शामिल किया गया। बास्केट का मतलब होता है टोकरी, तो उस टोकरी में मनुष्य की ज़रूरत की जितनी चीज़ें हैं उनको रख के एक पैमाना तैयार किया गया, शहर का और गाँव का। तो उस टोकरी में जो खाने का सामान इसमें शामिल किया गया, असल में इसको सरल भाषा में समझिए तो वो कैसा था, उसमें कैलोरी थी यानी ऊर्जा देने का स्रोत था, प्रोटीन था, वसा था जो कि सबसे आवश्यक होता है, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि, और गैर खाद्य पदार्थ भी उस बास्केट में शामिल थे। सिर्फ खाने की चीज़ ही नहीं, जैसे कपड़े लत्ते हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आवास है, मतलब रोटी कपड़ा मकान है, आपको चलने फिरने के लिए यातायात का साधन चाहिए, तो वो सारी चीज़ें, उन सब की जो पूर्ति है वो सुनिश्चित हो रही है या नहीं, उसको इसमें शामिल किया गया। मतलब गरीबी आकलन का ये एक बड़ा दृष्टिकोण था, व्यापक दृष्टिकोण था। इसके बाद नरसिंघम कमेटी है। ये पहली समिति इसकी है 1991 की और दूसरी वाली है 1998 में बनती है। तो पहली वाली जो है इसका संबंध था बैंकिंग सुधार से, हालांकि दोनों का संबंध उसी से है, लेकिन पहली जो कमेटी है उसका गठन होता है 1991 में, और इसने मतलब इसे जाना जाता है, इसमें पहला दूसरा नंबर दिया गया है। तो लॉजिक की बात है, आप जान लीजिए, नाम एक ही है तो उसमें फर्स्ट सेकंड कर दिया गया है ताकि आप अंतर समझें। तो इसमें जो सिफारिशें की गई थी उनका संबंध था बैंकिंग सुधार से। ये 2 बार अपनी रिकमेंडेशन देती है, तो दोनों को आपने देखा। फिर मैकिन्से कमेटी, मैकिन्से ने ये सिफारिश की थी कि जो SBI है और उसके जितने भी सपोर्टर बैंक हैं उनका SBI में विलय कर दिया जाए। मतलब SBI के अलावा और कोई ऐसे बैंक न रहें, जितने उसके सहयोगी हैं सब उसी में विलीन हो जाए और उनको एक इकाई बना दिया जाए, जिससे कि बैंकिंग प्रणाली को हम ज़्यादा बेहतर चला सकते हैं। तो ये बैंकों का विलय जो है वो आज जारी है। पहले के समय में राष्ट्रीयकरण किया गया तमाम छोटे छोटे बैंकों का भी। अब क्या हो रहा है, फिर से राष्ट्रीयकरण की बजाय उल्टा इसमें रिवर्स प्रोसेस आ रहा है, मतलब बड़े बैंक में छोटे बैंकों का विलय किया जा रहा है। तो ये मैकिन्से का सुझाव था, इसे आप देख रहे हैं। तारापुरी कमेटी को देखिए, पूंजी खाता परिवर्तनीयता से इसका संबंध है, तो आप 1000 बार देख चुके हैं, 1997 की। इसके बाद भगवती कमेटी है, बेरोजगारी और लोक कल्याण से इसका ताल्लुक है। धारिया कमेटी का संबंध है, पहले तो समय देख लीजिए, 1973 की थी भगवती, और धारिया कमेटी है 94 नवंबर की, दिसंबर 1995 में रिपोर्ट पेश करती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है, ठीक, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उससे इसका संबंध है। इसके बाद AC शाह कमेटी 1992 की है, गैर बैंकिंग जो वित्तीय कंपनियां हैं उनमें कैसे रिफॉर्म लिया जाए, कैसे सुधार किया जाए, उससे इसका संबंध है। अजीत कुमार कमेटी 2012 की है, सेना वेतनमान से ये जुड़ी हुई है। विमल जालान कमेटी का संबंध है, नवंबर 2018 में इसे गठित किया गया था। इसका संबंध है पूंजी बाजार और संरचना से, इंफ्रास्ट्रक्चर से। राधाकृष्णन आयोग का संबंध विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC की स्थापना से है, 1948 की है। के संथानम कमेटी 1962 CBI की स्थापना, शिवरमन कमेटी नाबार्ड की स्थापना से जुड़ी है, 1979 यानी 1979 की है। इसके बाद YV रेड्डी कमेटी है और ये 2001 की है, और शिवरमन से नीचे एक छूट गया है यहाँ पर, स्वामीनाथन आयोग। तो स्वामीनाथन आयोग जो है ना, ये 2004 में गठित किया गया था और किसानों की समस्या को पता लगाने के लिए। आज तक किसानों की सही समस्या सरकार जान ही नहीं पाई, चाहे कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी रही हो। जान गई होती और समाधान ढूंढ लिया होता तो ये दशा किसानों की नहीं रही होती। लेकिन ये समिति बनी थी 2004 में, और मजे की बात यह है कि समितियां सुझाव भी देती हैं, सुझाव काफ़ी सार्थक होते हैं, लेकिन ज़्यादातर सरकारें उसका 50% भी अमल में नहीं ले आती, ये दिक्कत है। तो किसानों की समस्या का पता लगाने के उद्देश्य से स्वामीनाथन आयोग का गठन किया गया, समय था इसका 2004 का। इसके बाद YV रेड्डी की अध्यक्षता में कमेटी गठित होती है 2001 में, आयकर छूट की समीक्षा करना इसका उद्देश्य था। पीछे हमने कर सुधार वाली कमेटियों को देखा है, तो यहाँ देखिए एक और। इसके बाद मतलब आयकर में जो छूट दी गई है वो जायज़ है अथवा नहीं, कितनी होनी चाहिए, कैसी है, वो सब। इसके बाद YV रेड्डी के ठीक नीचे राजीव कुमार समिति, ये OIL और ONGC क्षेत्र की जो क्षेत्रों को निजी कंपनियों को बेचने की राय देने के उद्देश्य से बनी थी। मतलब ये जो बड़े बड़े हमारे प्रतिष्ठान हैं जैसे ONGC है, तो इन सबको क्या करना चाहिए, निजी कंपनियों को बेच देना चाहिए ताकि ये ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके, ऐसा इसका सुझाव था, जो कि कतई ठीक नहीं था, और ये 2018 दिसंबर का है। इसके बाद सुशील मोदी कमेटी है, दिसंबर 2018 की, राज्यों द्वारा सामना की जाने वाली जो GST राजस्व की कमी है उसको देखने के उद्देश्य से इसका गठन हुआ था।
लोकपाल खोज कमेटी, लोकपाल को खोजिए, जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में इसका गठन होता है 2018 में, और लोकपाल के लिए नामों की सिफारिश करना इसका उद्देश्य था। अब इसके बाद शंकरलाल गुरु की कमेटी है, और ये गुरु जी जो है ये कृषि विपणन से जुड़ा हुआ अपना सुझाव देते हैं। कृषि विपणन का मतलब है उसकी लेन देन खरीद फरोख्त से तात्पर्य है। जून 2001 में अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। इसका गठन कब हुआ था? ये गठन हुआ था सन 2000 में। इसके बाद शंकरलाल गुरु कमेटी के ठीक नीचे आप सेन गुप्ता कमेटी को देख रहे हैं। ये देखिए, शिक्षित बेरोजगारी से इसका संबंध था। पहले एक ही शब्द था बेरोजगारी, लेकिन फिर बाद में उसमें एक और शब्द आकर चिपक गया, शिक्षित बेरोजगारी। साक्षरता तो एकदम धड़ल्ले से बढ़ रही है, लेकिन बेरोजगार भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहे हैं। तो समस्या आखिर कहाँ है? मतलब निश्चित तौर पर हमारा जो शैक्षणिक ढांचा है उसी में दोष, जाहिर सी बात। तो उसी की पड़ताल करने के लिए बनी थी सेन गुप्ता कमेटी। समय था इसका 20 सितंबर 2004 का। इसके बाद एनसी सक्सेना कमेटी है। एनसी सक्सेना कमेटी का जो समय है वो अगस्त 2008 का है। अगस्त 2009 में ठीक 1 साल का समय लेने के बाद ये अपनी रिकमेंडेशन देती है। और ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल जनसंख्या यानी गरीबी का आकलन करने से संबंधित ये समिति नहीं थी। असल में इसमें बात यह है ना, कुल मिलाकर, कि सक्सेना समिति की सिफारिशों के आधार पर ही 2011 में जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसके द्वारा सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना के साथ बीपीएल जनगणना को भी शुरू किया गया। ये बीपीएल लोग कितने हैं, कैसी स्थिति में है, उनका पूरा जो ढांचा है, उनकी जो एड़ी से चोटी तक की जानकारी है उसको इकट्ठा किया गया ताकि उन्हें बेहतर लाभान्वित किया जा सके, बेहतर लाभ पहुंचाया जा सके। अच्छा, इस कमेटी में एक चीज़ और थी कि बीपीएल होने के आप लायक हैं अथवा नहीं, वो मानदंड भी इसमें कसे जाएंगे। ठीक, अब इसके बाद हाशिम कमेटी है जो कि दिसंबर 2012 में अपनी रिकमेंडेशन देती है। इसमें भी गरीबी रेखा वाला ही मामला था। शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग, तो ऐसे परिवारों को पहले तो पहचानना, उसके बाद उनके लिए पूरी स्ट्रेटजी तैयार करना और उनके जीवन शैली में सुधार लाना, ये इसका उद्देश्य था। तो शहरी क्षेत्रों में बीपीएल जनगणना, अगर आप थोड़े में याद करना चाहते हैं तो ये याद रखिएगा, शहरी क्षेत्रों में बीपीएल जनगणना, हाशिम कमेटी 2012। इसके बाद करवे कमेटी है, ये 1955 की है, काफ़ी पुरानी है। लघु उद्योगों के संवर्धन और विकास का उद्देश्य था, और उसमें सुझाव देने के लिए कि हम क्या ऐसा करें कि जो स्मॉल इंडस्ट्री है उनको लाभ पहुंच सके। तो इसके लिए करवे कमेटी का गठन किया जाता है, और इस समिति के द्वारा बहुत सारे सुझाव अच्छे दिए गए थे, जिसमें से कि ये कहा गया कि अगर हम ग्रामीण विकास को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें हर हाल में अपने जो कुटीर उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, उन्हें संवर्धित करना पड़ेगा। मतलब अपनी देशी जो व्यापार विपणन प्रणाली है और उद्योग व्यवस्था है उसे मजबूत बनाना पड़ेगा, ये इसने सुझाव दिया था। आगे बढ़ते हैं और ये देखिए, अब आबिद हुसैन कमेटी है जिसका संबंध लघु उद्योग और व्यापार क्षेत्र में नीति सुधार से है। समय इसका है 1988 का, ये पीछे वाली है, मई की है। और पीआर नायक कमेटी 1991 दिसंबर में बनी थी। वित्त प्राप्त करने के संबंध में देश में लघु उद्योगों के सामने आने वाली कठिनाइयों की पड़ताल करना, ये इसका उद्देश्य था। आबिद हुसैन कमेटी को आपने देख लिया, मई 1988 की है, लघु उद्योग और व्यापार क्षेत्र वाला। अब इसके नीचे पीआर नायक कमेटी को आप देख रहे थे, वित्त प्राप्त करने के संदर्भ में, मतलब जो पैसा है उसको प्राप्त करने के संबंध में देश में जो लघु उद्योग हैं उनके सामने बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो वो कठिनाइयाँ किस प्रकार की होती हैं और उनसे हम निजात कैसे पा सकते हैं ताकि हम लघु उद्योगों को और बेहतर बना सकें, मतलब उन्हें जीवंत कर सकें। तो ये सुझाव देना पीआर नायक कमेटी का उद्देश्य था। इसका समय आपने देख लिया था, दिसंबर 1991। इसके बाद एसपी गुप्ता कमेटी है, और ये लघु उद्योग क्षेत्र की ही समीक्षा करने के उद्देश्य से बनी थी। एक विशेषज्ञ पैनल था ये, और मई 1999 में अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं, मतलब गठन होता है उसी के आसपास रिपोर्ट पेश करते हैं। अब इसके बाद कोहली कमेटी, तो एसएस कोहली की जो कमेटी थी, एसएस कोहली की अध्यक्षता में बनी थी, और नवंबर सन 2000 में इसका गठन होता है, नवंबर सन 2000 में गठन होता है। और लघु उद्योग क्षेत्र की जो रुग्ण इकाइयाँ हैं, मतलब जो आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं, जिनका काम धंधा ठीक से नहीं चल रहा है, जो बंद होने के कगार पे हैं, तो ऐसी जो रुग्ण यानी रोगी इकाइयाँ हैं उनका पुनर्वास किया जा सके, और उसके लिए जो गाइडलाइन है उसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं ताकि ये चीज़ें और बेहतर हो सके। तो उसके लिए पूरा कानून बनाना, उसमें रिकमेंडेशन देना, सुझाव देना इसका पर्पज़ था। वो चीज़ आप देख रहे हैं। मल्होत्रा कमेटी का संबंध आप जानते ही हैं, बीमा क्षेत्र के सुधार से है। समय है 1993 का। वैद्यनाथन कमेटी अगस्त में गठित होती है, दिसंबर में रिपोर्ट पेश करती है। समय है 2004 का। इसका उद्देश्य था ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के पुनरुद्धार से जुड़ा हुआ, मतलब उसमें क्या हम बेहतर कर सकते हैं। ये सहकारी क्षेत्र में ऋण देने वाली संस्थाएं हैं। इसके बाद पीसी होता कमेटी, सिविल सेवा क्षेत्र में सुधार लाने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था, और 2004 की ये कमेटी है। राशिद जिलानी कमेटी फरवरी 1995 की है। आरबीआई ने राशिद जिलानी की अध्यक्षता में बैंकों के आंतरिक नियंत्रण और निरीक्षण के लिए लेखा परीक्षा प्रणाली की समीक्षा करने के उद्देश्य से एक टास्क फोर्स का कार्यदल का गठन किया था।
और ये कैश क्रेडिट सिस्टम जो है उसके स्थान पर कर्ज देने के तरीके में काफ़ी ज़्यादा संशोधन करती है। तो संशोधन खुद नहीं करेगी, पहले रिकमेंड करेगी, फिर सरकार उसी के हिसाब से कदम उठाएगी। तो ये राशिद जिलानी कमेटी है, इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद छोर कमेटी है, 1979 की है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो 1979 मार्च में स्वीकृत सीमाएं हैं और उनके उपयोग की सीमा के बीच का अंतर, उसी के संबंध में सुझाव देना इसका उद्देश्य था। मतलब जो नगद ऋण प्रणाली है उसके कामकाज की समीक्षा करने के उद्देश्य से ये बनी थी। तो ऋण सुविधाओं का प्रकार जो कि ज़्यादा अच्छे तरीके से ऋण व्यवस्था को मैनेज कर सके, मतलब ऋण लेने वाले को भी अनुशासन में बांधा जा सके और ऋण देने वाली संस्था भी मनमानी ना कर सके। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, मतलब क्या बेहतर कर सकते हैं, वो सुझाव देना इसका उद्देश्य था। धानुका कमेटी को देख रहे हैं आप, उसी के ठीक नीचे, ये 97 की है, 1997 की, और सेबी के द्वारा इसका गठन किया जाता है। इसमें न्यायमूर्ति DR धानुका जो है वो अध्यक्ष रहते हैं। और इसमें कई सारी बातें थी, लेकिन साथ साथ सेबी अधिनियम और SCR अधिनियम, इसके अलावा निक्षेपागार अधिनियम है, पूंजी बाजार से संबंधित तमाम प्रावधान हैं, और ये सारी चीज़ों की समीक्षा करना, मतलब जितने अधिनियम पुराने वाले हैं, पहले से चल रहे हैं, उनकी एक समीक्षा करना, उनका पुनरावलोकन करना, और उसमें जो दोष है उसे निकाल कर सेबी के सामने या RBI के सामने, मतलब यहाँ चूंकि स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ मामला है, मतलब प्रतिभूति बाजार से जुड़ा मामला है, तो सेबी के सम्मुख प्रस्तुत करना, ये इसका उद्देश्य था। ठीक, इसके बाद नचिकेत मोर कमेटी, 2013 इसका समय, और इसके अध्यक्ष थे नचिकेत मोर। नाम से क्लियर है, बताने की आवश्यकता नहीं थी। ये रिजर्व बैंक के जो पूर्व गवर्नर है रघुराम जी राजन, ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, नचिकेत मोर कमेटी, ये तो अध्यक्ष का नाम इसका हो गया, उसी से समिति का नाम है। इसका गठन किया था रघुराम जी राजन ने 2013 में, RBI के गवर्नर। और इस समिति को छोटे व्यवसायों और कम आय वाले परिवारों के लिए व्यापक वित्तीय सेवाओं की समिति के रूप में भी जाना जाता है। जो कम आमदनी वाली फैमिली है, जिनका कि जो दैनिक निर्वहन है वो भी कायदे से नहीं हो पा रहा है, तो उनकी स्थिति में सुधार कैसे लाया जाए, इसके लिए ये एक तरह से रिजर्व बैंक की ओर से किया गया प्रयास था। इसके बाद पर्सी मिस्त्री कमेटी, 2007 की है। वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल ग्रुप के अध्यक्ष थे, इनका नाम है श्री पर्सी मिस्त्री। इनकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। और ये जो स्पेशल टास्क फोर्स है, इस कमेटी के द्वारा, मतलब इस फोर्स के द्वारा असल में 10 फरवरी 2007 को वित्त मंत्रालय को रिपोर्ट पेश की गई। वित्त मंत्रालय ही गठित करता है, तो जो गठित करेगा उसी को आप जवाब देंगे ना, मतलब जिसने आपको बनाया है आप उसी के प्रति जवाबदेह होंगे। तो यहाँ वित्त मंत्रालय इसका नियामक है। तो इस मिस्त्री कमेटी के द्वारा वित्त मंत्रालय को रिकमेंडेशन दी जाती है। इसके बाद रेखी कमेटी है, 1992 की है। भारत सरकार ने 1992 में KL रेखी की अध्यक्षता में रेखी समिति का गठन किया था। और प्राथमिक उद्देश्य इसका क्या था, तो अप्रत्यक्ष कराधान प्रणाली जो है उसमें सुधारों को और बेहतर बनाना, इनडायरेक्ट टैक्सेस की व्यवस्था में थोड़ा और रिफॉर्म ले आना, इसका पर्पस था। सप्तर्षि कमेटी असल में तो 2002 की ये है, और घरेलू चाय उद्योग के विकास से इसका संबंध था। मिहिर शाह कमेटी का संबंध किससे है, तो पहली चीज़ तो मिहिर शाह जो है ये है कौन, ये योजना आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे। 11 सितंबर 2015 की ये बात है जब इस समिति का गठन किया जाता है। तो मिहिर शाह कमेटी का उद्देश्य था जल संसाधनों के इष्टतम विकास को प्रोत्साहित करना, और इसके लिए केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय भूजल बोर्ड के पुनर्गठन की सलाह दी गई थी। मतलब इनका एक बार फिर से पूरा जो ढांचा है उसे बदलने की आवश्यकता है। टंडन कमेटी को उसी के ठीक नीचे देखिएगा, 1974 में बनी थी, 75 में रिपोर्ट पेश करती है। और टंडन कमेटी का गठन वाणिज्यिक बैंकों के लिए धन के उचित और अंतिम उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से था। मतलब ये इसका मेन पर्पस था। बैंक के ऋण के पर्यवेक्षण और अनुचित कार्यवाही के लिए दिशा निर्देश तैयार करना भी इसका पर्पस था। भारतीय रिजर्व बैंक ने PL टंडन की अध्यक्षता में 1974 में इस कमेटी को गठित किया था, और अगस्त 1975 में ये कमेटी ना अपनी रिपोर्ट पेश करती है। ठीक है, तो ये सब है, मतलब कार्यशील पूंजी पर टंडन कमेटी। अगर आप इतना भी स्लोगन याद रखते हैं, वाक्यांश जैसे आप रटते हैं ना, वैसे ही, तो इतने से भी आपका काम हो जाएगा। अब आगे हम कुछ और कमेटियों को देखने वाले हैं। तो ये जो कुछ और कमेटियां हैं, इसमें आप कॉलम बना हुआ देख रहे हैं, यहाँ थोड़ा और संक्षेप में दिया हुआ है। जैसे सी राव कमेटी, तो सी राव कमेटी जो है ये कृषि नीति से जुड़ी हुई है, इसका संबंध है कृषि नीति से। GV रामकृष्ण कमेटी का संबंध विनिवेश से है। रघुनाथ अनंत माशेलकर कमेटी या पैनल इसे आप कह लीजिए, ये स्वच्छ भारत अभियान की सर्वोत्तम टेक्नोलॉजी का सुझाव देना, मतलब स्वच्छ भारत अभियान में हम क्या और अच्छा कर सकते हैं, तो वो टेक्निकल सुझाव देना इसका पर्पस। KB कामत पैनल जो है ये MSME क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, उसकी जांच करने के उद्देश्य से। इसके बाद कुमार मंगलम बिरला रिपोर्ट है, इसका संबंध निगम से संबंधित शासन प्रणाली से था। नगेश चंद्र कमेटी का संबंध कारपोरेट गवर्नेंस और एविएशन सेक्टर से था। राकेश मोहन समिति ये आधारभूत संरचना के वित्तीयन से जुड़ी हुई थी। DK गुप्ता समिति का संबंध दूरसंचार विभाग की पुनर्संरचना से था। सुंदर राजन कमेटी ये खनिज तेल में सुधार से संबंधित है, मतलब पेट्रोलियम वाला मामला।
और पीसी अलेक्जेंडर कमेटी का संबंध था आयात निर्यात नीतियों के उदारीकरण से। तिवारी कमेटी जो है ये औद्योगिक रुग्णता से निपटने के लिए, मतलब औद्योगिक रुग्णता जो है, उद्योगों की स्थिति खराब हो रही है, उनकी स्थिति खस्ता हाल हो रही है, मतलब उनकी दशा बिगड़ रही है कुल मिलाकर, जैसे एक रोगी मनुष्य के साथ होता है, तो उससे निपटने का था। इसके बाद बीएन युगंधर कमेटी है जो कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना से जुड़ी हुई है, यहाँ देख रहे हैं आप। और नंजुनदप्पा कमेटी, ये देखें नीचे, नंजुनदप्पा कमेटी का संबंध था रेलवे किराया भाड़ा से, ठीक है, रेलवे का जो किराया भाड़ा है उससे। भंडारी कमेटी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से जुड़ी हुई है। और KR वेणुगोपाल समिति का संबंध है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो केंद्रीय निर्गम मूल्य निर्धारण है उससे। ठीक है, अब आगे चलते हैं और यहाँ और भी सारे हैं, देख लीजिए। तो MG जोशी कमेटी दूरसंचार निजी क्षेत्र, मतलब दूरसंचार वाला जो एरिया है वहाँ पर निजी क्षेत्र के प्रवेश संबंधी दिशा निर्देश देने के उद्देश्य से बनी थी। नीरज कुमार गुप्ता समिति का संबंध कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने से था, मतलब उसके लिए रिकमेंडेशन देने से था। इसके बाद ज्ञान प्रकाश समिति है जो कि चीनी घोटाले से जुड़ी थी। सत्यम समिति का संबंध वस्त्र नीति से था। हजारी समिति का संबंध औद्योगिक नीति से था। और रमेश चंद्र समिति को आप देख रहे हैं, इसका संबंध देखिए नीति आयोग के सदस्य कृषि क्षेत्र में गन्ना और चीनी उद्योग से संबंधित है। तो इसमें गन्ना किसानों में बकाया चुकाने के लिए गन्ने की कीमतों को चीनी दर से जोड़ने की सिफारिश की जाती है। कुल मिलाकर इसका मेन फोकस था गन्ना किसानों को लाभ पहुंचाने। इसके बाद AK माथुर आयोग था, ये 7वें वेतन आयोग से जुड़ा हुआ है, मतलब इसका संबंध है 7वें वेतन आयोग से। वाघुल कमेटी को आप देख रहे हैं, ये मुद्रा बाजार से जुड़ी है। वासुदेव कमेटी का संबंध था NBFC क्षेत्र में सुधार करना और दूरसंचार का पुनरुत्थान करना, ये अरुणा सुंदराजन कमेटी का सुझाव था, मतलब उसी के द्वारा ये रिकमेंडेशन की गई थी। उसके ठीक नीचे चंद्रशेखर कमेटी है, ये उद्यम पूंजी से जुड़ी हुई है। दवे समिति को आप देख रहे हैं, ये असंगठित क्षेत्रों के लिए पेंशन योजना से जुड़ी है। ए घोष समिति बैंकों में गड़बड़ी से जुड़ी हुई है। और KN काबरा कमेटी जो है ये फ्यूचर ट्रेडिंग से जुड़ी हुई है। भूरेलाल कमेटी को आप देख रहे हैं, ये मोटर वाहन कर में वृद्धि से जुड़ी हुई है। और अत्रेय कमेटी ये IDBI के पुनर्गठन से जुड़ी हुई है। IDBI का फिर से एक बार गठन किया जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें। बेसल कमेटी का संबंध बैंकिंग पर्यवेक्षण से है, ये बेसल मानक आप देखते हैं। इसके बाद C बाबू राजीव कमेटी भारतीय बंदरगाह अधिनियम जो 1908 वाला था और प्रमुख बंदरगाह अधिनियम 1963 वाला, ये काफ़ी पुराने अधिनियम हैं, तो इनकी समीक्षा करने के उद्देश्य से गठित किया गया था C बाबू राजीव कमेटी को। इसके बाद और इसको गठित करने वाला मंत्रालय था परिवहन मंत्रालय, भूतल परिवहन मंत्रालय। इसके बाद चंद्रअत्रे कमेटी की रिपोर्ट थी। तो चंद्रअत्रे कमेटी की जो रिपोर्ट है इसमें सेबी ने जो प्रतिभूतियों की डीलिस्टिंग की थी, ठीक है, सेबी के द्वारा जो प्रतिभूतियों की डीलिस्टिंग की गई थी उसी पर इस कमेटी को बनाया गया था, उसी विषय पर। और इसमें नियुक्त करने का उद्देश्य ये था कि एक्सचेंजों को 3 साल की अवधि के लिए अग्रिम रूप से कंपनियों से लिस्टिंग शुल्क लेने की सिफारिश, ठीक, मतलब इसके द्वारा जो रिकमेंडेशन दी जाती है वो दी गई थी। और रिकमेंडेशन में, सुझाव में ये कहा गया था कि जो लिस्टिंग शुल्क है उसको अग्रिम रूप से कंपनियों से लिया जाए, ये इसमें रिकमेंड किया गया था। इसके बाद कुमार मंगलम बिरला रिपोर्ट जो है इसका संबंध निगम शासन से, अभी पीछे आपने देखा। मराठे कमेटी को देख रहे हैं यहाँ पर, शहरी सरकारी बैंक से इसका संबंध है और इसके अध्यक्ष थे SS मराठे। RBI के द्वारा निर्देश बनाया गया था और रिपोर्ट इसकी पेश होती है 1983 में। मराठे के नीचे माशेलकर है। माशेलकर कमेटी जो है ये राष्ट्रीय ऑटो ईंधन नीति पर जुड़ी हुई है, मतलब उसी पर सरकार की रिपोर्ट थी। 2003 में जो ये नीति आती है, मतलब ऑटो ईंधन नीति जो है ये 2003 की है, तो उसी पर रिपोर्ट यहाँ थोड़ा सा संशोधन कर लीजिएगा, फिर से देख लीजिए। माशेलकर समिति जो है ना, इसका संबंध था ऑटो ईंधन नीति से, पहली चीज़ है। तो इतना भी अगर आप याद रखते हैं तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसमें आप सही करेंगे। आगे की सूचना ये है ना कि सरकार ने वर्ष 2003 में एक उच्चाधिकार प्राप्त कमेटी का गठन किया था जो कि माशेलकर कमेटी है। ये इसका स्थापना का समय है। और ऑटो ईंधन नीति जो कि पहले से चली आ रही है, मतलब उस पर विचार चला आ रहा है, तो उसके बारे में सही फैसला कैसे लिया जाए उसमें सुझाव देने के उद्देश्य से इसे बनाया गया था। ये मामला है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा संशोधन कर लीजिएगा, वो बताया गया। इसके बाद RV गुप्ता कमेटी को देखेंगे। तो RV गुप्ता कमेटी है किसान क्रेडिट कार्ड योजना से जुड़ी हुई, मतलब उसको शुरू करने के लिए सिफारिश इसमें की गई थी। और नाबार्ड ने RV गुप्ता कमेटी के आधार पर प्रमुख बैंकों के परामर्श से एक मॉडल किसान क्रेडिट कार्ड योजना को तैयार किया था। उद्देश्य कोहली कमेटी, ये विद्युत क्षेत्र में निजी आवश्यकताओं के मूल्यांकन करने के उद्देश्य से लाई गई थी। और UK शर्मा समिति को आप देख रहे हैं, अग्रणी बैंक योजना, उसी की समीक्षा करने के लिए लाई गई थी। समीक्षा करना इसका उद्देश्य था। कोई भी कमेटी जो है वो योजनाएं नहीं लाती है, कोई प्रस्ताव ला सकती है, रिकमेंड कर सकती है, सुझाव दे सकती है, लेकिन उसके द्वारा कोई नीति नियम या योजना नहीं लाई जा सकती। जिस संस्था ने उसे गठित किया है, योजनाएं बनाना और उसे पारित करना उसका काम है।
इसके बाद MS केलकर कमेटी को आप देख रहे हैं, RRB पर ये कार्यरत समूह के द्वारा, मतलब केलकर समिति के द्वारा ये सिफारिश की गई थी। केलकर कमेटी को आपने देखा, 1984 का समय है, समय याद रखिएगा। तो इसके द्वारा ये रिकमेंडेशन की जाती है कि छोटे और गैर आर्थिक RRB को व्यवहारिक या आर्थिक व्यवहारिता के आधार पर विलय किया जाना चाहिए। मतलब वो छोटे स्तर के हैं, उनका अकेले निर्वहन करना या स्वतंत्र निर्वहन करना संभव नहीं, तो उनका विलय कर दिया जाना चाहिए। इससे उनकी स्थिति भी सुधर जाएगी। इसके बाद IT वाज कमेटी, ऋण देने की विधि उधारकर्ता का योगदान और कार्यशील पूंजी के अंतर की बजाय जो कुल मौजूदा परिसंपत्तियों का 25% शेयर है वो होना चाहिए, ऐसा सुझाव उसने दिया था। आगे चलते हैं, यहाँ पर कुछ आयोग का नाम दिया है। वाज कमेटी के बारे में एक चीज़ और दी हुई है कि उधार देने की विधि अब जो उधार करता है उनके लिए लागू होगी। केवल 100 लाख रुपए या उससे अधिक की सीमा से परे जो कार्यशील पूंजी का निधि लाभ है उसको उठाने वाले उधारकर्ताओं पर ये जारी होती है। अब यहाँ आयोग का नाम और उद्देश्य दे रखा है। तो सबसे पहले कपूर आयोग है जो कि 1966 का है, और कपूर आयोग मोहनदास करमचंद गांधी, मतलब गांधी जी की हत्या की साजिश में भारत के मैसूर की जांच का, यहाँ आप देखें, यहाँ जो चीज़ें हैं उसे थोड़ा सा संशोधित कर लीजिएगा। कपूर आयोग से हम देखना आरंभ करते हैं। टेबल बनी हुई है, थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट है। 1966 में इसका गठन किया गया था, और कपूर कमीशन जो है ना, इसका उद्देश्य था गांधी जी की हत्या की जो पूरी घटना हुई थी, हत्याकांड था, उसकी जांच पड़ताल करना कि किसने मारा है। और सिर्फ मारने वाले व्यक्ति का नहीं, वो तो नाम उजागर हो ही जाता है, किसकी शह पर मारा गया है और कैसे मारा गया है। तो इसमें कई सारी बातें सामने आती हैं जो कि विवाद का विषय बनती हैं बाद में। काफ़ी लंबी इसकी जाँच पड़ताल होती है, 3 साल तक पूछताछ चलती रहती है, और इसमें कई सारी मतलब अंगुलियां जो हैं वो सावरकर की तरफ उठती हैं। तो तमाम चीज़ें इसमें दिखाई देती हैं। तो जो रिकमेंडेशन क्या है, इसमें जो बातें सामने लाई जाती हैं इस आयोग के द्वारा, इस समिति के द्वारा, उसे हमने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं। खोसला आयोग को देखिए, 1970 का है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत की फिर से जाँच करने के लिए इसको बनाया गया था। नेताजी की भी मौत एक रहस्यमयी विषय था, मतलब वास्तव में मृत्यु हुई थी या नहीं, या उस बात को दबा दिया गया था, या मृत्यु हुई थी और फिर उनका शव जो है वो प्राप्त नहीं होता है, या कैसी स्थिति होती है, किस परिस्थिति में मृत्यु होती है। ये तो सिर्फ एक कहानी बन जाती है कि विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, लेकिन वास्तविक मामला क्या था, तो दोबारा जांच करने के उद्देश्य से ये बनी थी। इसके बाद मंडल आयोग। मंडल आयोग का समय है 1979 का। तो मंडल आयोग का गठन होता है, समय आपने देख ही लिया है। सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करना इसका उद्देश्य था। तो इतना अगर आप याद रखते हैं जो इन्वर्टेड कॉमा में दिया है, तो आपका काम हो जाएगा। और इस आयोग का नेतृत्व VP मंडल जी के द्वारा किया गया था, इसीलिए इसका नाम ही है मंडल आयोग। स्थापना इसकी हुई थी 1 जनवरी 1979 को। मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे, जनता पार्टी की सरकार थी, ठीक है, रोलिंग प्लान चल रहे थे, तो जनता पार्टी की गवर्नमेंट में ही इसका गठन होता है। इसके बाद है मुखर्जी कमीशन, और मुखर्जी कमीशन ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत की फिर से जांच करने के उद्देश्य से 1999 का है। नरेंद्रन आयोग का संबंध था केरल सरकार भारत के द्वारा नियुक्त एक जांच आयोग था, मतलब केरल सरकार ने इसे बनाया था। फरवरी सन 2000 का ये गठित हुआ था। उद्देश्य क्या था, राज्य की जो सार्वजनिक सेवाएं हैं उसमें पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व कैसा है, मतलब पर्याप्त है अथवा नहीं, और अगर पर्याप्त नहीं है तो उसके पीछे क्या वजह है, और उसे सही करने के लिए मतलब संतुलन बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो ये सब सुझाव देना ये नरेंद्रन आयोग का काम था। संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए एक राष्ट्रीय आयोग भी बनता है, ये सन 2000 में बनता है, और चुनावी कानूनों में बदलाव की आवश्यकता है, ऐसा सुझाव दिया जाता है। फिर राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग है, रंगनाथ मिश्रा आयोग भी इसको कहा जाता है, सन 2004 का है। सरकार ने धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के आधार पर, मतलब यहाँ पर जो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक है तो उनके समाज में भी बहुत सारी स्थितियाँ होती हैं। ऐसा नहीं है कि जो भाषाई और धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक हम लोग देख रहे हैं वो सारे कृपा के पात्र हो ही, मतलब सबकी आर्थिक स्थिति खराब ही हो, ये आवश्यक थोड़ी ही है। अब जैसे आप देखिए कि यहाँ इस कमेटी से जुड़ा है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन जैसे पारसी समुदाय है, अल्पसंख्यक है, बहुत ज़्यादा कम संख्या है, लेकिन अगर सामाजिक स्थिति उनकी देखी जाए तो निर्धनता उनमें काफ़ी कम दिखाई देती है। बहुत अच्छे नामी उद्योगपति जो हैं वो पारसी समुदाय से आते हैं। तो ऐसे में यहाँ ये तय करना है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग उनमें से कौन से हैं, मतलब अल्पसंख्यक तो है ही है, लेकिन उसमें सामाजिक आर्थिक पिछड़ा जो परिदृश्य है वो किसका है, तो इसकी पहचान तय करने के उद्देश्य से ये बनी थी। और राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग के गठन का ये आधार बनती है। इसके बाद UC बनर्जी आयोग है, ये गोधरा कांड और 2002 के जो सांप्रदायिक दंगे थे उनकी जांच करने के लिए बना था, 2002 में ही। ठक्कर आयोग है 1984 का, इंदिरा गांधी की हत्या की जांच के लिए। फुकन आयोग को देख रहे हैं आप, तहलका टेप विवाद से ये मामला जुड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार के आरोप, 2003 का है।
उपेंद्र आयोग 2004 का है। थांगजाम मनोरमा देवी का जो कथित बलात्कार और हत्या हुई थी उसकी जांच के लिए। शाह आयोग का संबंध है, पहले तो समय देखिए 1977, और इमरजेंसी जो मतलब इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी, आप जानते ही हैं 75 से लेकर 77 का जो समय था, उस समय जो तथाकथित जातियाँ की गई थी, मतलब मनमानी की गई थी सरकार के द्वारा, ऐसा आरोप लगा था, तो उसकी जांच करने के उद्देश्य से ये बनी थी। और इसके अध्यक्ष थे जेसी शाह, जो कि सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। इसके बाद लिब्राहन आयोग है, उसी के ठीक नीचे 1992 का है, और ये जांच आयोग भी कहा जाता है, लिब्राहन जांच आयोग। 1992 में अयोध्या की जो विवादित बाबरी मस्जिद विनाश की घटना हुई थी, मतलब बाबरी विध्वंस हुआ था, तो उसके लिए, उसकी जांच पड़ताल के लिए भारत सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया था और काफ़ी लंबे समय तक जांच करता है। इसके बाद कालेकर आयोग है, ये वंचित वर्गों को बढ़ावा देने और उत्थान करने के उद्देश्य से था, 1953 का है, यहाँ देख रहे हैं आप। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए महाजन आयोग को। तो केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल सीमा विवाद को सुलझाने के लिए, ठीक है, ये 3 राज्यों का जो सीमा विवाद था उसको सुलझाने के लिए महाजन आयोग को गठित किया था अक्टूबर 1966 में, और इसकी जो रिकमेंडेशन है वो आती है 1967 में, और इसमें सिफारिश ये की गई थी कि 264 गांवों को महाराष्ट्र को दे दिया जाए, महाराष्ट्र में स्थानांतरित कर दिया जाए। तो ये सीमा विवाद को सुलझाने का एक तरीका था। अब यहाँ फिर से आयोग आ गए हैं, आयोग तो आपने पीछे भी देखे, यहाँ उसी तरीके से आगे बढ़ रहा है, कुछ नई बात नहीं है, सब आयोग और कमेटियाँ ही चल रही हैं, उसमें थोड़ा अलग अलग टेबल बना दी गई है ताकि आप परेशान ना हो, मतलब ऊब ना पैदा हो। तो आयोग का नाम है, विवरण है, स्थापना का समय है, जैसे पीछे आपने देखा था। पहले है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी, तो इसके लिए संविधान संशोधन हुआ था, और संविधान संशोधन है 102वां, ठीक, 102वां संशोधन होता है 2018 में, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को एक संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। ये संस्था पहले से ही थी, लेकिन इसे संविधान में शामिल, मतलब संवैधानिक संस्था का दर्जा प्राप्त होता है, वो समय था 2018 के अधिनियम के द्वारा इसे दिया गया था। और इसके पहले एनसीबीसी, चूँकि अभी संवैधानिक दर्जा दिया गया, उससे पहले क्या था, तो उससे पहले ये एक सांविधिक निकाय था, ठीक है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ये 102वां संशोधन होने से पहले एक सांविधिक निकाय था, और ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन था। तो अगस्त 1900, यहाँ देखें आप समय इसका, अगस्त 1993 का ये गठित हुआ है, स्थापना का समय काफ़ी पीछे का है। इसके बाद राष्ट्रीय मवेशी आयोग 2001 का ये स्थापित हुआ था अगस्त का, और मवेशियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए जो तरीके होने चाहिए उनकी रिकमेंडेशन देना इसका उद्देश्य था। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था 1992 में, और ये सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित होता है। महिलाओं के लिए संवैधानिक और विधायी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना, महिला कल्याण इसका कुल मिलाकर उद्देश्य था, और नीतिगत मामलों में, मतलब महिलाओं से संबंधित जो नीतियां हैं उसमें मामलों में सरकार को सुझाव देना, ये इसका उद्देश्य। महिला आयोग अधिनियम 1990 वाला जो था, भारत सरकार का 1990 का अधिनियम संख्या था ये, तो उसी के तहत, उसी के प्रावधानों के तहत अधिनियम आता है 1990 में, लेकिन इस आयोग की स्थापना की जाती है जनवरी 1992 में। तो ये आपने महिला आयोग को देखा, एनसीडब्ल्यू। इसके बाद राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग अक्टूबर 2003 का स्थापित है, और पूरे भारत में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लागू करने के लिए इसको गठित किया गया था। अब यहाँ पर मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, ये आप देख रहे हैं, MRTP एक्ट, इसे राघवन समिति की अनुशंसा पर एकाधिकार और अवरोधक व्यापार अधिनियम कहा जाता है शॉर्ट हिंदी में। तो इसको निरस्त करके इसके स्थान पर लाया गया था। पहले क्या था, पहले एक अधिनियम था जिसे आपने देखा, मोनोपोलीज और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड एक्ट, तो उसके स्थान पे ये पुराना वाला था। अभी जो बदलाव किए गए तो एक नया अधिनियम सामने आता है, और वो था प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002। तो ये इसी आयोग की अनुशंसा के माध्यम से आता है। अक्टूबर 2003 में इस आयोग की स्थापना की जाती है। अब आगे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एक्ट जो है ना, MRTP, ये 2002 में इसे लाया गया था। ऊपर वाला जो मामला है इसे समझिए। देखिए, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 वाला जो है ना, बनता है 2002 में, लेकिन लागू नहीं होता है। तो लागू करने के लिए पहले उसकी पूरी समीक्षा होनी चाहिए, पड़ताल होनी चाहिए, एकदम से लागू तो कर नहीं सकते। तो उसके लिए इस आयोग का गठन किया जाता है। तो पहले अधिनियम को गठित किया जाता है, फिर उसे लागू करने के उद्देश्य से आयोग बनाया जाता है। तो इसीलिए इसका स्थापना का समय आप 2003 देख रहे हैं। दूरसंचार आयोग को देख रहे हैं। दूरसंचार के विभिन्न पहलुओं में समस्याओं को हल करना और इसके तहत सरकार को सुझाव देना, ये इसका उद्देश्य था। डिजिटल संचार आयोग के रूप में फिर से नॉमिनेट इसे किया गया था। तो ये संकल्प पीछे वाला जो अधिनियम है उसी पर लागू हुआ था। तो दूरसंचार आयोग की स्थापना हुई है 1989 में। 22 अक्टूबर 2018 का जो संकल्प था सरकार का, उसके तहत इसका एक बार फिर से नॉमिनेशन किया गया। इसके बाद राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग है, 2005 में स्थापित हुआ था। सांख्यिकी एजेंसियों की आमने सामने वाली समस्याओं को कम करना, मतलब डाटा कलेक्शन वाली जो समस्या है उससे निजात पाना, इसका उद्देश्य था। अब जो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग है,
इसके विषय में जानना ये चाहिए कि ये एक स्वायत्त निकाय है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसका गठन किया गया था जून 2005 में रंगराजन आयोग की सिफारिश के आधार पर। भारत निर्वाचन आयोग को आप देख रहे हैं, भारतीय चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग जो है जनवरी 1950 में गठित हुआ था, काफ़ी पीछे। और भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय के स्वामित्व वाला ये संवैधानिक निकाय है। मतलब चुनाव आयोग क्या है, ये संवैधानिक है और भारत के संविधान के द्वारा देश में चुनाव कराने और विनियमित करने के उद्देश्य से इसे स्थापित किया गया। फिर इसके बाद यहाँ पर भारत का विधि आयोग है और भारत का विधि आयोग जो है ये समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए कानून में क्या क्या सुधार होने चाहिए इस उद्देश्य से लाया गया था 1834 में। मुख्य श्रम आयुक्त, तो श्रम कानूनों और श्रम संबंधी मुद्दों को लागू करने के लिए 1945। वित्त आयोग को देखिएगा, केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संबंधों को परिभाषित करना इसका उद्देश्य था। नवंबर 1951 में इसका गठन किया जाता है और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 280, ठीक है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो अधिनियम है, माफ कीजिएगा, अनुच्छेद है 280, उसके तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत की केंद्र सरकार और व्यक्तिगत राज्य सरकारों के बीच में जो फाइनेंशियल मामले हैं, वित्तीय संबंध हैं, उनको डिफाइन करने के उद्देश्य से ये आयोग गठित होते हैं। ठीक है, समय समय पर इनका गठन किया जाता है। राष्ट्रीय वन आयोग 2003 का है और इसमें जो नीतियां कानून हैं वो वनों की प्रभावी समीक्षा करने के लिए, आकलन करने के लिए लाए गए हैं। मतलब नाम से क्लियर है कि वो क्या कर सकता है, वनों के संरक्षण और संवर्धन से जुड़ा हुआ मामला है। इसके बाद केंद्रीय जल आयोग है, CWC कहा जाता है, और 1945 का ये आयोग है। जल संसाधनों के नियंत्रण, संरक्षण और उपयोग के लिए योजनाओं का प्रबंधन करना, ये इसका उद्देश्य है। ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के लिए एक अलग ही आयोग है और इसका समय है 1981 का। तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, यहाँ देख रहे हैं आप, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए नीतियाँ और कार्यक्रम तैयार करना, ये पर्पज़ है इसका, और इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना, ये भी। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग, केंद्र में बाढ़ नियंत्रण की समस्याओं, मतलब देश में बाढ़ नियंत्रण की जो समस्याएं हैं उनके लिए एक समन्वित, एकीकृत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, ये इसका पर्पज़। भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग, JRC इसको कहा जाता है, नदी प्रणालियों से लाभ को अधिकतम रखने के लिए सबसे प्रभावी संयुक्त प्रयास सुनिश्चित करने के लिए संपर्क बनाए रखना, ये इसका उद्देश्य 1972 का है। मतलब नदी प्रणालियों का जो साझा होता है दो देशों के बीच में, तो उसका हम कैसे प्रभावी लाभ उठा सकते हैं, दोनों देश उससे लाभान्वित हो सकते हैं, उसी के संदर्भ में इसका गठन किया गया था। खादी ग्रामोद्योग आयोग को तो आप जानते ही हैं, KVIC। ये असल में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर खादी और ग्रामोद्योगों की स्थापना और विकास में योजना कैसे बनाई जाए, मतलब कैसे योजना बना के उन्हें गठित किया जाए, उन्हें बढ़ावा कैसे दिया जाए, संगठित करके रखना, सुविधा देना, सहायता करना, ये सब इसका उद्देश्य था। 1956 में ये गठित हुआ था। और खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ये भारत सरकार के द्वारा अप्रैल 1957 में संसद के अधिनियम खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत एक वैधानिक निकाय की हैसियत से सामने आता है। ठीक, तो ये जो आयोग है ना, ये एक वैधानिक निकाय है। विधान में इसका, कानून में इसका वर्णन है, लेकिन संविधान में नहीं। इसके बाद है कर्मचारी चयन आयोग, इसे तो आप जानते ही हैं, SSC। अब ये केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में विभिन्न पदों के जो कर्मचारी हैं उनकी भर्ती के लिए बनाया गया था। समय था इसका 1975 का। और प्रशासनिक सुधार आयोग, ARC जिसे आप कहते हैं, तो इसकी जो रिकमेंडेशन है ये लोक प्रशासन प्रणाली को सुधारने से संबंधित है। 1966 में गठन होता है। ये एक तरह की कमेटी है जो कि लोक प्रशासन को और ज़्यादा कारगर कैसे बनाया जाए इसके संबंध में सुझाव देती है। तो जो दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग है ये गठित किया गया था 31 अगस्त 2005 को। तो ये जो सेकंड आर्क वाली रिपोर्ट है ना, इसे आप UPSC के मेंस के लिए एक स्टडी मटेरियल के तौर पे ग्रहण करते हैं, मतलब यहाँ से जानकारियाँ इकट्ठी करते हैं जिसका इस्तेमाल आप आंसर राइटिंग में करते हैं। और इसका इस्तेमाल आप UPPCS के मेंस में भी कर सकते हैं। यहाँ भी उसका एक छोटा लेवल आप देख सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग को आप जानते ही हैं, 1 अक्टूबर 1926 को ये गठित हुआ था अंग्रेजों के ज़माने में। और संघ की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित करवाना, परीक्षा करवाने वाली, भर्ती कराने वाली ये संस्था। साक्षात्कार के माध्यम से चयन द्वारा सीधी भर्तियाँ, पदोन्नति, इसके अलावा प्रतिनियुक्ति, समावेशन, अधिकारियों की नियुक्ति करना, ये सब इसका उद्देश्य। इसके बाद है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSC, और ये एक राज्य संगठन है। नवंबर 1999 में गठित हुआ था, जो कि विभिन्न ग्रुप C और ग्रुप D पदों पर नियुक्ति के लिए सिविल सेवा परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए अधिकृत। UPSSC उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न मतलब उत्तर प्रदेश राज्य में विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, भर्ती परीक्षाएं हैं, उनका आयोजन कराता है। इसके बाद अपना UPPSC है। ठीक, कुछ लोग UPPCS और UPPSC को एक ही समझ लेते हैं, जबकि UPPCS UPPSC द्वारा कंडक्ट की जाने वाली एक भर्ती परीक्षा है। ठीक, तो UPPSC यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन,
ये लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में विभिन्न सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश के स्तर की व्यवस्था को तैयार करना, मतलब वही काम है जैसे संघ लोक सेवा आयोग का है। ये भी भर्ती कराने वाली संस्था है प्रादेशिक स्तर पर। अप्रैल 1937 में ये गठित हुआ था, काफ़ी पहले का ये भी है, ठीक है। और ये एक राज्य संगठन है जिसको कि भारत के संविधान द्वारा अनुमति प्राप्त है। इसके बाद नंबर आता है केंद्रीय सूचना आयोग का, यानी CIC। और ये जो सूचना आयोग है, ये सूचना के अधिकार अधिनियम जो 2005 का था उसके तहत स्थापित वैधानिक निकाय है। अक्टूबर 2005 में स्थापित होता है। और इसमें जो व्यक्ति शिकायत करते हैं तो उनसे शिकायतें प्राप्त करना और उनकी जांच करना, ये इसका उद्देश्य है। केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC, और ये केंद्र सरकार के अधिकारियों, समितियों, निगमों, केंद्र सरकार के स्थानीय प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा अपराधों का पता लगाने और उनकी जांच करने के उद्देश्य से बना था 1964 में। अब ये एक शीर्ष भारतीय सरकारी निकाय है जिसे कि 1964 में सरकारी भ्रष्टाचार को संबोधित करने के उद्देश्य से बनाया गया था। मतलब भ्रष्टाचार डिफाइन कीजिए, कहाँ पर है और कैसा है। आगे देखिए, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग, परमाणु गतिविधियों की देखरेख करना, इसका समय है 1948। इसके बाद कृषि लागत और मूल्य आयोग है। ये एक विकेंद्रित एजेंसी कही जा सकती है। कृषि मूल्य आयोग इसका पहले नाम था। इसका गठन हुआ था 1965 में। वास्तविक जो सार्थक वास्तविक आय है किसानों की, उस स्तर तक किसानों को लाभान्वित करना, ये इसका पर्पज़ है। मतलब किसानों को सही में फ़ायदा हो और उत्पादकता बढ़ाई जा सके, किसानों को नई टेक्नोलॉजी अपनाने में सहायता प्राप्त हो, ये सब देख रेख करना इसका काम था। इसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकारों की रक्षा करना, बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। ये एक वैधानिक संस्था है जो कि अपने आप में स्वतंत्र है। और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो 1993 का था, उसी के प्रावधानों के तहत इसे स्थापित किया गया था 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक, ये इसके बारे में जानकारी। UGC को आपने पीछे कमेटी के संदर्भ में देखा। अब यहाँ देख रहे हैं आप कि विश्वविद्यालयों को, भारत के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन्हें मान्यता देने के लिए, धन का वितरण करने के लिए और शिक्षा के मानकों को वहाँ पर व्यवस्थित बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मतलब UGC एक्ट जो है 1956 में आता है। और कुल मिलाकर यहाँ से ये UGC की स्थापना होती है, नवंबर 1956 की बात है। ये एक वैधानिक निकाय है जो कि उच्च शिक्षा के मानकों का समन्वय, निर्धारण और रख रखाव करता है। ये आरोप लगाया जाता है। आरोप लगाए जाने का मतलब यहाँ ब्लेम नहीं किया जाता है, मतलब इसके जिम्मे ये दायित्व है। अब आगे चलते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को देखिए। तो अनुच्छेद है संविधान का 338A, और इनमें अन्य बातों के साथ साथ NC/ST के जो संविधान के तहत कानून हैं उनका भी विवरण प्राप्त होता है। मतलब ये संवैधानिक है और फरवरी 2004 में गठित हुआ था। तो कुल मिलाकर इस आदेश के तहत या इस जो आयोग है इसके तहत अगर देखा जाए तो विभिन्न सुरक्षा के उपाय कार्यान्वयन की निगरानी करना तमाम इसका उद्देश्य है। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि अगर अनुसूचित जनजाति से जुड़ा हुआ है तो उनके अधिकारों की रक्षा करना इसका प्रथम कर्तव्य है। उसके लिए ये तमाम सुझाव सरकार को दे सकता है। इसके बाद है असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग, सितंबर 2004 का है। और इसमें जो असंगठित क्षेत्र के उद्यम हैं उनके संबंध में जितने भी समस्याएं हैं, उनके जो मुद्दे हैं, उन्हें प्रकाश में ले आना, उसकी चर्चा करना, सरकार को उसके संबंध में सुझाव देना, ये इसका पर्पज़ है। कुछ नई कमेटियां हैं उनको भी देख लीजिए, जैसे ऊर्जा संक्रमण सलाहकार समिति। इसका गठन जनवरी 2022 में किया गया था। लेटेस्ट वाली देखिएगा, ये पूछी जाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा ये गठित हुई है और पेट्रोलियम मंत्रालय के पूर्व सचिव तरुण कपूर ये इसके अध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष का नाम आप अवश्य ही याद रखिएगा। ये देखिए, अब यहाँ देश का जो ऊर्जा की खपत है अपने देश की, इसमें हाइड्रोजन, जैव ईंधन, परमाणु, भूतापीय, ज्वारीय, इस तरह के जो स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत हैं जिससे कि हम स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, क्लीन एनर्जी के सोर्सेज हैं, उनमें हिस्सेदारी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मतलब भारत जो है वो ऐसे ऊर्जा के स्रोतों को अपनाएगा जो कि पर्यावरण के प्रति ज़्यादा नुकसानदेह न हो और लंबे समय तक हम उनका इस्तेमाल भी कर सकें। इसका लक्ष्य है 2070 तक, 2070 यानी काफ़ी आगे का समय है, तो वहाँ तक भारत में शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को हासिल करना। उसके लिए एक समिति का गठन किया गया और एक ऊर्जा संक्रमण रोड मैप तैयार करना 6 माह के भीतर। तो रोड मैप का भी वही पर्पज़ होता है कि हम लंबे समय के लिए काम कैसे करें। इसके बाद गेहूं की फसल पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव की निगरानी करने के उद्देश्य से 2023 में एक कमेटी का गठन किया गया और राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र जो है यानी NCFC, इसने ये कहा है कि अगर मध्य प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो जितने भी गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं उसमें फरवरी के पहले सप्ताह के दौरान अधिकतम तापमान पिछले 7 वर्षों में औसत से ज़्यादा, और इस बार तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। आप देखिए, फरवरी में तो तापमान ज़्यादा था ही, मार्च और अब अप्रैल मई का जो मौसम है इस समय ऐसा लग रहा है कि गर्मी जो है रिकॉर्ड तोड़ देगी। तो गेहूं की फसल पर इन चीज़ों का असर पड़ता है। हालांकि गेहूं की फसल अब तक नहीं रह जाती है, कटाई पहले ही हो जाती है, जो फरवरी मार्च का सीजन होता है उसी समय। तो उस समय अगर तापमान बहुत ज़्यादा हुआ तो इससे फसल प्रभावित होगी।
ठीक है। मौसम विभाग ने गुजरात, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में अगले 2 दिनों में सामान्य तापमान रहने का अनुमान जताया। तो ये उस समय की बात थी। कुल मिलाकर आप ये बात समझिए कि ये जो समिति गठित की गई थी, इसका ये उद्देश्य था कि गेहूं की पैदावार तापमान के चढ़ने उतरने से कैसे प्रभावित हो रही है। तो तापमान ज़्यादा होगा तो गेहूं की बालियों को बढ़ने का अवसर ही नहीं मिलेगा, वो पहले ही पकने लगेंगे और समय से अगर उनकी मड़ाई कटाई नहीं हुई तो खेत में ही झड़ जाएंगे। और इस समय ये मौसम जो है ये सिर्फ कटाई का ही नहीं होता, चक्रवातों और आंधी तूफानों का भी मौसम होता है। तो जरा सा ओला पड़ा नहीं कि फसल बर्बाद, और ऐसा कई साल से हो रहा है। तो तापमान की वृद्धि और जलवायु परिवर्तन का गेहूं की फसल पर या जो रबी की फसल है उन पर क्या असर पड़ रहा है, विशेष रूप से गेहूं, वो यहाँ पर देखना उद्देश्य था। इसके बाद बाल विवाह निषेध संशोधन अधिनियम है, माफ़ कीजिएगा विधेयक है ये 2021 का, और इसकी जांच के लिए एक स्थायी समिति गठित की गई। यहाँ चूंकि हम बात समितियों की कर रहे हैं, तो ये जो विधेयक था 2021 वाला, इसी की जांच करना इसका उद्देश्य था। इसमें एक महिला प्रतिनिधि थी जो कि होनी ही चाहिए, और कुल 31 सदस्य उनके सहित शामिल थे। मतलब उन्हें लेकर अगर गिना जाए तो 31 सदस्य थे। और इन 31 सदस्यों में से टीएमसी सांसद थी सुष्मिता देव, ये एकमात्र महिला प्रतिनिधि थी इसमें। ठीक, मतलब एक महिला प्रतिनिधि की जो बात हो रही है वो सुष्मिता देव जी हैं, यहाँ नाम याद रखिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट परिसर की एसेसिबिलिटी ऑडिट करने के लिए एक कमेटी बनती है, जो कि विकलांग व्यक्तियों के लिए एक प्रश्नावली तैयार करती है, और उसमें उन्हें व्यापक अधिकार देने की बात कही जाती है। भौतिक और कार्यात्मक पहुंच की जांच के लिए शीर्ष अदालत के न्यायमूर्ति थे, मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति थे, इनका नाम है एस रविंद्र भट्ट। इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाती है, और इसमें विकलांगों के अनुकूल कार्य कैसे किए जा सके उसे चर्चा में लाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन एसेसिबिलिटी जो है, इसको विकलांग व्यक्तियों के लिए एक प्रश्नावली तैयार करने और जारी करने का व्यापक अधिकार प्राप्त होता है। इतना जानना इसमें सफिशिएंट। इसके बाद आप देखें कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, इनका नाम है एस.जे. वजीफदार। इन्हें वजीफा मिला रहा होगा बचपन में, ठीक है। तो इनकी अध्यक्षता में कारपोरेट अधिग्रहण नियमों की समीक्षा करना उद्देश्य था, तो इसके लिए कमेटी बनी थी, ठीक है। आप इसे वजीफदार कमेटी भी कह सकते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य था कारपोरेट अधिग्रहण नियमों की पुनर्समीक्षा करना। तो अधिग्रहण संहिता की जो आखिरी समीक्षा हुई थी वो अच्युतन कमेटी ने की थी 2009 में, और उससे पहले आप देखते हैं कि जो पीएन भगवती कमेटी थी उसकी सिफारिश पर 97 में, यानी 1997 में इसमें संशोधन किया गया था। तो एक बार फिर से संशोधन होता है 2011 में। तो अब ये जो कमेटी आती है, इसका पर्पज़ यही है कि एक बार फिर से इसकी समीक्षा की जाए, चूँकि लंबा अंतराल गुजर चुका है। स्वामित्व योजना पर विशेषज्ञ समिति बनती है। अब ये जो स्वामित्व योजना पर समिति बनी थी, स्पेशलिस्ट पैनल बना था, इसमें श्री सुनील कुमार सचिव थे, ये मतलब प्रशासनिक अधिकारी थे पंचायती राज मंत्रालय में। इनके द्वारा मध्य प्रदेश में एक स्वामित्व योजना और राष्ट्रीय नियोजन पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। मतलब एक मौका था, एक ओकेशन था। तो उस मौके पर स्वामित्व योजना की से संबंधित एक विशेषज्ञ कमेटी का भी गठन किया गया। मतलब योजना तो है ही है जो कि सरकार चला रही है, तो उस स्वामित्व योजना के साथ साथ ये स्पेशलिस्ट पैनल था। और इस योजना को मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था 24 अप्रैल 2021 में। तो योजना भी नई वाली ही है, उसे आप देख रहे हैं। मनरेगा में सुधार के लिए एक समिति बनती है अमरजीत सिन्हा की अध्यक्षता में, और ये 2023 जनवरी तक अपनी रिपोर्ट पेश करने वाली थी, जो कि इसने कर दी है। और यह रिपोर्ट फरवरी में संसद में पेश किए जाने वाले जो केंद्रीय बजट है उसमें आएगी, ऐसा कहा गया। इसके बाद स्वास्थ्य बीमा सलाहकार समिति है। ये 15 सदस्यीय समिति है। गठन 2 वर्ष की अवधि के लिए राकेश जोशी की अध्यक्षता में किया गया। स्वास्थ्य बीमा के लक्ष्य को हासिल करना इसका उद्देश्य था। उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता प्रक्रिया को सशक्त बनाने के लिए एक समिति बनती है, और भारत सरकार के द्वारा आईआईटी कानपुर के शासक मंडल के चेयरमैन, इनका नाम है डॉक्टर के राधाकृष्णन, इनकी अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया जाता है। इसके बाद है सी.के. मिश्रा कमेटी। ये देखें, ठीक है, इसको वित्त पर विशेषज्ञ कमेटी, सतत वित्त पर विशेषज्ञ कमेटी भी कहा जाता है, और इसके अध्यक्ष थे सी.के. मिश्रा। अब अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के द्वारा इसका गठन किया गया था 3 अक्टूबर 2022 को, और माफ़ कीजिएगा, इसका गठन किया गया था और 3 अक्टूबर 2022 को ये अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप देती है। इसकी जो रिपोर्ट सबमिट करने की डेट है वो 3 अक्टूबर 2022 की। इसको गठित करने वाली संस्था का नाम है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण। और समिति की अध्यक्षता करने वाले जो व्यक्ति हैं, ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पूर्व सचिव हैं। इनका नाम है सी.के. मिश्रा। सतत विकास पर विशेषज्ञ समिति, इसने 3 अक्टूबर 2022 को IFSCA के अध्यक्ष को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी थी। तो ये चीज़ है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, और ये देखिए, किरीट पारेख समिति। इस समिति की रिकमेंडेशन काफ़ी अच्छी थी। इसमें कहा गया कि भारत के जो पारंपरिक क्षेत्र हैं उनसे निकाली गई प्राकृतिक गैस का पूरी तरह से मुक्त और बाजार पर निर्धारित मूल्य के आधार पर
मूल्य निर्धारण होना चाहिए, मतलब बाजार मूल्य जो है उसके आधार पर इसका मूल्य निर्धारण होना चाहिए। और भारत में उत्पादित कुल प्राकृतिक गैस का 70% से भी ये ज़्यादा शेयर कवर करता है। ठीक है, तो ये 30 नवंबर को भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करता है और 2026 पहली जनवरी तक भारत में जो गैस की कीमतें हैं उनको नियंत्रण मुक्त करने की इसमें सिफारिश की गई। इसके बाद डिजिटल प्रतियोगिता अधिनियम पर मसौदा तैयार करने के लिए एक 16 सदस्यीय पैनल बनता है और इसमें क्या था कि एक अलग कानून की आवश्यकता है ऐसा कहा गया और 3 महीने के भीतर एक डिजिटल प्रतियोगिता अधिनियम का मसौदा तैयार करने के लिए इस पैनल को बनाया गया था। और इसमें अध्यक्षता करने के लिए जो व्यक्ति हैं ये कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव हैं, तो ये ब्यूरोक्रेट है, इनका नाम है मनोज गोविल। इसके बाद मिशन कर्मयोगी की निगरानी के लिए भी एक कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में कमेटी बनी। और मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य क्या है, तो कर्मयोगी का उद्देश्य भी याद रखिएगा कि इसमें जो भारतीय लोकाचार है उसमें निहित सक्षम लोक सेवा को विकसित करना, मतलब लोक सेवा को बेहतर बनाना। जो पब्लिक सर्विसेज हैं, सोशल सर्विसेज हैं, सोशल सर्विस हम नहीं कह सकते, यहाँ पब्लिक सर्विस ही कहना सही रहेगा, तो उसे और सक्षम बनाना, जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें एक आमूलचूल परिवर्तन लाकर उसे लोक कल्याणकारी बनाना, यही इसका उद्देश्य है। उसमें कुशलता ले आना, सार्वजनिक सेवा प्रदायगी देना, मतलब सार्वजनिक सेवा करनी ही है तो उसे और बेहतर बनाना, ये इसका उद्देश्य था मिशन कर्मयोगी का। और उसी के संबंध में ये कमेटी, मतलब शीर्ष समिति का यहाँ गठन किया गया था। इसके बाद आगे चलते हैं और यहाँ रो पैक्सी फेरी सेवाओं के लिए जो संशोधित दिशा निर्देश है उनका मसौदा तैयार करना। तो ये आप देख रहे हैं कि सागरमाला के तहत मंत्रालय के द्वारा गुजरात में जो घोघा हजीरा और महाराष्ट्र में मुंबई मांडवा है उसके बीच में रो पैक्स फेरी सेवा को शुरू किया गया। तो इसमें स्वच्छ पर्यावरण और लोक कल्याण को योगदान देना इसका उद्देश्य था और करीब 24.15 लाख से ज़्यादा यात्री और करीब 4.5 लाख कार और 36.3 लाख ट्रकों की इसमें संख्या परिवहन के लिए इस्तेमाल की गई। तो ये डाटा आपको नहीं याद रखना है, बस ये कि उसका पर्पज़ क्या है ये याद रहना चाहिए। इसमें एक बात कही गई कि सार्वजनिक और निजी हितधारकों से मिले सुझावों को देखते हुए समुद्री तट रेखा पर जो विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की स्थापना और सेवा देना है उसके विजन के साथ मंत्रालय ने अब एक दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन की अगुवाई वाली समिति का गठन किया। तो ये दिशा निर्देश तैयार करने के उद्देश्य से थी। इसके बाद लद्दाख की विशिष्ट संस्कृति, भाषा और रोजगार के संरक्षण के लिए उच्चाधिकार कमेटी को आप देख रहे हैं। अब ये जो उच्चाधिकार समिति है इसमें लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर, वहाँ के सांसद जामयांग त्वेसिंग और नामग्याल लेह करगिल पर्वतीय परिषद के जो अध्यक्ष हैं, साथ में लेह करगिल शीर्ष निकाय के प्रतिनिधि और डेमोक्रेटिक अलायंस और गृह मंत्रालय के मनोनीत अधिकारी, ये सारे लोग इसमें शामिल हैं। बड़े बड़े लोग जो स्थानीय और केंद्रीय स्तर के हैं वो इस कमेटी में शामिल हैं। रोजगार संरक्षण करना, संस्कृति का संरक्षण करना, वहाँ की स्थानीय भाषा का संरक्षण करना, ये सब इसका उद्देश्य है। 17 सदस्य कुल मिलाकर इसमें होंगे और अध्यक्षता करने वाले गृह राज्य मंत्री होंगे नित्यानंद राय। तो ये सारी चीज़ें। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए 7 सदस्यीय कमेटी। आरोप की जांच बहुत पहले हो जानी चाहिए थी और आरोपों को प्रमाणित किया जाना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ फिलहाल। तो इसमें सदस्य के रूप में मैरी कॉम, डोला बनर्जी, अलकनंदा, इसके अलावा अशोक, योगेश्वर दत्त, सहदेव यादव और 2 अधिवक्ताओं को शामिल किया गया। और इसमें यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज है जो कि काफ़ी गंभीर आरोप है। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ है भारत नॉर्वे संयुक्त कार्य समूह की 6वीं बैठक। ये कोई समिति नहीं है बल्कि बैठक है जो कि 11 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। ठीक है, ये मेजबानी की गई थी इसकी और 6वें संस्करण की ये बैठक थी। अब बैठक की सह अध्यक्षता नीता प्रसाद, जो कि संयुक्त सचिव हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की, और एनी लाइन बोल्ट, ये महानिदेशक हैं शिक्षा और अनुसंधान मंत्रालय नॉर्वे की। तो इन दोनों के बीच में ये साझा बैठक होती है। और 25 अप्रैल 2022 को भारत और नॉर्वे के बीच में हस्ताक्षरित उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन की निगरानी और निरीक्षण के लिए संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की जाती है। अब आगे गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन होता है। 10 सदस्यीय समिति का ये गठन किया जाता है प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में अक्टूबर 2022 में। गिद्ध संरक्षण के लिए जो कार्य योजना है तमिलनाडु सरकार के द्वारा, ये 2020 से लेकर 2025 के बीच में लाई जाती है। और सरकार के जो विभिन्न विंगे हैं, मतलब अलग अलग ब्रांचेज हैं, उनके बीच में समन्वय लाने के लिए गिद्ध संरक्षण के उद्देश्य से राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया। मतलब ये ऐसा प्रयास है ना जो कि केंद्र स्तर पर सिर्फ करने से नहीं होगा, इसमें लोकल लेवल पर काम करना पड़ेगा, तो वो किया जा रहा है। इसके बाद चलें आगे और यहाँ देखें केंद्र में राष्ट्रीय सहयोग नीति के प्रारूपण के लिए राष्ट्रीय स्तर की समिति के गठन की घोषणा। तो सुरेश प्रभाकर प्रभु की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया, 2 सितंबर 2022 की बात है।
इसके बाद 5 सदस्यीय समिति केंद्र सरकार की है। नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य क्षेत्र के वी के पॉल, इनके नेतृत्व में ये 5 मेंबर वाली जो कमेटी है इसे गठित किया जाता है। उद्देश्य था कि जो फार्मास्यूटिकल फर्म है उनके जो विपणन प्रथाएं हैं उन्हें विनियमित करना, कानूनी रूप से लागू करने योग्य तंत्र पर विचार किया जाए, ये इसका पर्पस था और 90 दिन में रिपोर्ट देने की बात थी। इसके बाद सेबी के द्वारा जो 15 सदस्यीय FPI सलाहकार समिति है उसका भी गठन किया जाता है। और ये जो समिति है, ध्यान से देखिएगा, ये जो समिति है इसका उद्देश्य क्या है, मतलब इसमें विदेशी प्रवाह, जो विदेशी मुद्रा का प्रवाह है अपने देश में, उसे बढ़ावा देने के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, इनके विशेषज्ञ, मतलब इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। और ये जो समूह है ये जांच करेगा और यहाँ FPI सलाहकार समिति की अध्यक्षता ये पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार KV सुब्रमण्यम जी के द्वारा की जा रही है। इसमें 14 और सदस्य हैं और ये विदेशी बैंकों, स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी और तमाम जो आर्थिक क्षेत्र हैं उनसे जुड़े हुए हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं NCC की व्यापक समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति सितंबर 2021 की है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि रक्षा मंत्रालय ने नेशनल कैडेट कोर यानी NCC जो है इसकी व्यापक समीक्षा के लिए इस समिति का गठन किया था और ये जयंत पांडा की अध्यक्षता में गठित हुई। ये पूर्व सांसद हैं जयंत पांडा जी, इन्हीं की अध्यक्षता में गठित होती है। 15 सदस्यीय जो समिति है इसमें क्रिकेटर MS धोनी और महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन हैं आनंद महिंद्रा, तो वो भी इसमें सदस्य की हैसियत से शामिल होंगे। अध्यक्ष जो है इसमें पांडा जी हैं और बाकी सदस्य में बड़े बड़े जो नामी खिलाड़ी हैं और उद्योगपति हैं वो शामिल। इसके बाद आप देखें राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति है, जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर K कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में गठित होती है 21 सितंबर 2021 को। और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की पुनः रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से इसे गठित किया गया था। 12 सदस्य इसमें थे और कस्तूरीरंगन के द्वारा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके मसौदे को तैयार करने के लिए काम किया गया था, जो कि उन्होंने तैयार किया। और एक नई राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा का विकास किया जाए उसके लिए रिकमेंडेशन की गई थी और सरकार ने उसी के आधार पर फिर NEP को लागू किया था। इसके बाद है पत्रकार कल्याण योजना से संबंधित दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए एक कमेटी, सितंबर 2021 की है। और इसमें जो सिफारिशें थी इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसिद्ध पत्रकार और प्रसार भारती के सदस्य थे अशोक कुमार टंडन जी, उन्हीं की अध्यक्षता में ये 10 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। सीमेंट उद्योग के लिए 25 सदस्यीय कमेटी बनी थी पुनीत डालमिया के अधीन। ठीक, डालमिया समूह के CMD हैं पुनीत डालमिया, तो केंद्र सरकार ने उन्हीं की अध्यक्षता में इसे गठित किया था। तो इसमें होता ये था कि सीमेंट उद्योग से निकलने वाला जो अपशिष्ट है उसका निपटान कैसे किया जाए, अधिकतम उत्पादन कैसे प्राप्त किया जाए, लागत घटाई जाए, उत्पादों का मानकीकरण कायदे से होना चाहिए, वो सारी चीज़ें। DPIIT को देख लीजिए, तो ये 9 सदस्यीय पैनल है और डिजिटल वाणिज्य के लिए ओपन नेटवर्क के तौर पे इसे देखा जा रहा है। मतलब इसमें 9 सदस्य हैं कुल मिलाकर इस पैनल में और डिजिटल एकाधिकार को रोकने के लिए, जो डिजिटल मोनोपोली है उसको रोकने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया था। और नंदन नीलकड़ी और RS शर्मा जैसे लोग इसमें शामिल। इसके बाद IFSCA है, निवेश कोष पर एक विशेषज्ञ समिति, मई 2021 की है। नीलेश शाह की अध्यक्षता में इसे गठित किया गया और सर्वोत्तम जो वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएं हैं उनकी समग्र रूप से ये समीक्षा करेगी। अब IFCA जो है ये है कहाँ पे, तो गिफ्ट सिटी गांधीनगर, मतलब गुजरात में है। लोकेशन यहाँ बताई गई है जो कि आप ऐसे भी GK में देखते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर स्थायी बाह्य सलाहकार समिति है, मतलब से किसे कहा जाता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो 22 मार्च 2021 की तारीख है उसमें सार्वभौमिक बैंकों और लघु वित्तीय बैंकों के आवेदकों के मूल्यांकन के लिए एक राष्ट्रीय स्थायी बाह्य सलाहकार समिति का गठन किया गया। और इसमें जो पूर्व डिप्टी गवर्नर है RBI की, इनका नाम है श्यामला गोपीनाथन, वो अध्यक्ष बने। इसके बाद पैनल का जो कार्यकाल है वो 3 साल का होगा, 3 साल के लिए काम करेगा, फिर इसका जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा। आगे है 259 सदस्यीय उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समिति, मार्च 2021 की है। 75 साल जब आज़ादी को पूरा हुआ तो उसी के उपलक्ष्य में इसे गठित किया गया था और इसका नेतृत्व खुद प्रधानमंत्री कर रहे थे। उच्च स्तरीय समिति की जो पहली बैठक है वो 8 मार्च 2021 को संपन्न हुई थी। अब इस समिति का 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में गठन किया गया, तो उद्देश्य क्या था, तो जो देश की आज़ादी के 75 साल पूरे हुए तो उसके संबंध में अभिनंदन करना है, वर्षगांठ मनानी है हमें, तो उसके लिए जो कार्यक्रम है उनके निर्माण के लिए क्या निर्देश होने चाहिए वो सब तैयार करना, मतलब प्लान तैयार करना इसका उद्देश्य था। और इसमें यही उत्सव, पीछे आपने आज़ादी का अमृत महोत्सव देखा ही है, वो सब गुजरी हुई बातें हैं लेकिन यहाँ पढ़नी होगी। तो 12 मार्च 2021 को 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पहले, मतलब वो 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 75 सप्ताह पहले ही कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया। और ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह की जो 91वीं वर्षगांठ थी वहाँ से इसे शुरू किया गया। नमक सत्याग्रह मार्च में शुरू हुआ था, तो वो चीज़ आप देख रहे हैं।
और आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में इसे आयोजित किया जाएगा, जो कि किया गया। अब इसके बाद स्टार्टअप इंडिया सीड एंड फंड योजना को देख रहे हैं आप, और ये सीड फंड योजना जो है, इसमें विशेषज्ञों की समिति का गठन किया गया था मार्च 2021 में, ठीक है। और इसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के अध्यक्ष हैं, माफ कीजिएगा, इसकी अध्यक्षता विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के HK मित्तल के द्वारा की गई थी, और अगले 4 वर्षों की अवधि के लिए इसे अनुमोदित किया गया 2021-22 के सत्र से, आगे 4 वर्ष के लिए। और 1 अप्रैल 2021 से ये शुरू हुई है, तो 4 साल जोड़ लीजिए, यानी 2025 तक। योजना का उद्देश्य क्या है? तो अवधारणा प्रोटोटाइप विकास करना, इसके अलावा उत्पाद परीक्षण करना, बाजार में प्रवेश कैसे किया जाए, व्यवसायीकरण कैसे बढ़िया हो, स्टार्टअप को वित्तीय सहायता कैसे दी जाए, ये सारी बातों पर विचार करने के उद्देश्य से इसे गठित किया गया था। इसके बाद है सेबी ने निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। तो सेबी जो है वो समय समय पर अपनी ही समितियों को फिर से एक बार रीस्ट्रक्चर करता है। तो यहाँ देख रहे हैं आपकी निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष पर सलाहकार समिति का गठन हुआ, और ये जी महालिंगम की अध्यक्षता में होता है, अध्यक्ष का नाम है। और इसमें 8 सदस्य हैं, और पूर्णकालिक पूर्व अध्यक्ष, माफ कीजिएगा, पूर्व सदस्य हैं जी महालिंगम। इन्हीं को अपना नया सदस्य सेबी ने डिक्लेयर किया है, ठीक, नया अध्यक्ष डिक्लेयर किया है असल में। वैश्विक निवेश नीति पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन हुआ, ये भी पुनर्गठन वाला ही है, फरवरी 2022 में, यानी पहले से थी, एक बार फिर से इसे बनाया गया। और इसके सह संस्थापक, मतलब यहाँ समिति के अध्यक्ष जो है वो इन्फोसिस के सह संस्थापक है नारायण मूर्ति, और यह पूंजी बाजार नियामक सेबी को कई मुद्दों पर सलाह देने का काम करती है, सलाहकारी समिति, ठीक। वैकल्पिक निवेश नीति पर सलाहकार समिति का गठन 2015 में हुआ था, तो वो डेट भी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली देहरादून कॉरिडोर परियोजना के लिए विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया है। तो यहाँ पर जो प्रतिपूरक वनीकरण है, मतलब आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, जंगल उजाड़ रहे हैं, तो प्रतिपूरक वनीकरण कैसे किया जाए, आर्थिक गलियारा एक्सप्रेस वे के साथ हम कैसे वनों का तालमेल बिठाएं, और जो अन्य शमन उपाय हैं उनकी निगरानी के लिए इसको बनाया गया था। मतलब पहले आप एक कॉरिडोर तैयार करिए, जंगल उजाड़िए, पहाड़ काटिए, उसके बाद कैसे उस घाव को भरा जाए प्रकृति के ऊपर जो हमने जड़ दिया है, तो उस घाव को कैसे भरा जाए, इसके लिए एक पैनल बना के कागज और कागजी कार्रवाई करिए। धरातल पर कुछ नहीं होता है, सिर्फ कागजों में होता है, ठीक है। मतलब ये इस बात से क्लियर होता है ये तथ्य कि अगर सही में ज़मीनी हकीकत होती है ऐसी कि जो कमेटियां बन रही हैं इस तरह की पर्यावरण पर आधारित, पर्यावरण के मुद्दों पर, तो उनका अगर हम सही से उनकी रिकमेंडेशन को अमल में ले आते तो आज ये दशा नहीं होती जो अपने देश की दिखाई दे रही है। सच ये है कि प्रकृति और पर्यावरण पर बनने वाली या वन्य जीवों पर बनने वाली जितनी भी कमेटियां हैं, उनमें से 99% कमेटियों की रिकमेंडेशन को सिर्फ फाइलों में बंद कर दिया जाता है, अमल में नहीं लाया जाता है, क्योंकि वो सरकार के फेवर में नहीं होती है, कोई भी सरकार हो। अब आगे चलते हैं, यहाँ देखिए लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि संरक्षण के लिए समिति बनती है, ठीक। तो लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि संरक्षण के लिए समिति का गठन 2021 में किया गया था, और इसमें जी किशन रेड्डी इस समिति की अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक। और केंद्र सरकार ने लद्दाख की जो विषम भौगोलिक परिस्थिति और सामरिक महत्ता है उसको देखते हुए इस कमेटी का गठन किया। तो अभी सोनम जी का जो आंदोलन था, भूख हड़ताल थी, उस वजह से और चर्चा में लद्दाख क्षेत्र आ गया है, तो इस समिति को आप देख लीजिएगा। इसके बाद आगे देखें, IRDAI का जो स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की उपलब्धता की जांच के लिए पैनल गठित हुआ था, हालांकि इसका कार्यकाल सिर्फ 1 साल का था, और सुभाष चंद्र खूंटिया की अध्यक्षता में इसे गठित किया गया था। तो इसमें जो भारतीय समुदायों की आवश्यकता है उसको देखते हुए स्वास्थ्य बीमा के उत्पादों की उपलब्धता की जांच करना, उसकी सिफारिश करने के लिए इसे बनाया गया था। केंद्र ने पर्यावरण सचिव की अध्यक्षता में AIPA समिति का गठन किया। ये दिसंबर 2020 की बात है, आज से 4 साल पीछे की बात। और पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए एक उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालयीय स्तरीय जो समिति है उसके तौर पे ये गठित होती, और इसमें 17 सदस्य थे। यहाँ देख रहे हैं आप, केंद्र सरकार के जो 13 प्रमुख मंत्रालय हैं उनसे ये सदस्य शामिल हुए थे। अब इसमें केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसके जो सचिव हैं इनका नाम है RP गुप्ता, ये इसके प्रमुख हैं, मतलब इस समिति के चेयरमैन कहे जा सकते हैं। और अतिरिक्त सचिव के तौर पे रविशंकर प्रसाद, मतलब ये उपाध्यक्ष की भूमिका में है, इनका भी संबंध पर्यावरण मंत्रालय से ही है। तो EIPA का उद्देश्य यह है कि जलवायु परिवर्तन के मामले पर जो हमारे कदम हैं उनकी समीक्षा करना, और भारत के द्वारा अपने राष्ट्रीय निर्धारित योगदान से सहित जो पेरिस समझौते के दायित्व हैं उन्हें पूरा करने की दिशा में हम कितनी तेजी से काम कर रहे हैं उस पर विचार विमर्श करना। इसके बाद अंतिम जो यहाँ तथ्य आप देख रहे हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया, और ये 2020 में गठित होती है। 23 जनवरी 2021 को शुरू होने वाले 1 साल के स्मरणोत्सव के लिए गतिविधियों की ये देखरेख करेगी। अमित शाह जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई,
और स्मरणोत्सव मतलब यादगार उत्सव जो है, श्रद्धांजलि वर्ष और भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस परिचय के मोहताज नहीं है और उनका ना योगदान ही परिचय का मोहताज। ठीक है, तो उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, उन्हें आभार व्यक्त करने के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया, मतलब एक स्मरणोत्सव, स्मरण करने के लिए एक उत्सव का आयोजन किया गया। तो उसी के संदर्भ में ये उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई थी। तो ये सब हमने देखा। ठीक है, ये समितियां और आयोगों का जो पूरा वीडियो अंतराल था ये खत्म होता है यहाँ पर। अच्छे से रिवीजन इससे कर लीजिएगा, ये तथ्य आपके बड़े काम के सिद्ध होंगे। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें इतना ही और तब तक के लिए नमस्कार।